अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज के हमारे नावल का नाम है उजली ख्वाहिशों के चिराग और इसकी राइटर है मदिया सईद और ये 2025 का ही नावल है। तो आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को रिसेंटली जितने भी अपलोड नावल्स हैं और अच्छे नावल्स हैं वो आप लोगों को पढ़कर सुनाऊँ। और आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका जॉनरा और अगर इसका डिस्क्रिप्शन मुझे मिला स्टोरी का तो आप लोग नीचे चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा ख़्याल है कि इस नावल को स्टार्ट करते हैं, कुछ मज़ीद बातें नहीं करते हैं। अना परस्तों को अगर इश्क हो जाए तो समझो उन्हें बद्दुआ लगी है। कलाई पर घड़ी बांधते दामीर ने अपने पीछे आईने में उभरते अक्स को देखा। इस फजूल शेर का मतलब? दामीर ने सपाट निगाहों से उसे घूरा। आलियान ने मसनूही तासुब से सर झटका। इतने सादा अल्फाज का मतलब नहीं समझते आप ब्रो। मैं तुम्हारा ब्रो नहीं हूँ। दामीर ने उसे अपने सामने दीवार से के साथ टेक लगाते देखकर दांत कचकचाए। मगर मैं तो आपको ब्रो मानता हूँ, उसने बेनियाजी से शाने उचकाए। दामीर ने उल्टा हाथ घुमाया मगर वो पूरी तरह चौकन्ना था। उसके बाजू के नीचे से घूमकर कहीं कदम दूर हुआ। इधर आओ, तुम्हें बताता हूँ क्या रिश्ता है तुम्हारा मुझसे। दामीर ने पलटकर दायां हाथ उसकी जानिब बढ़ाया मगर अलियान मुतबस्सिम निगाहों से उसे देखते मजीद कहीं कदम पीछे हट गया। जो भी बताना है उधर से ही बताइए। वैसे ये हादसा कब हुआ? कौन सा हादसा? दामीर के चेहरे पर उलझन उभरी। अलियान महजूज हुआ। यही मोहब्बत का हादसा। अलियान ने आगे बढ़ते उसके शाने पर हाथ रखा जिसे दामीर ने झटक दिया। बकवास बंद करो। ये बकवास नहीं हकीकत है जो आप मुझे झुटला नहीं सकते। माजरत माजरत। दामीर को जारहाना अंदाज में अपनी जानिब बढ़ते देखकर वो माजरत ख्वाना अंदाज में हाथ उठाते दरवाजे की जानिब लपका। वापस आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें तुम्हारी बकवास का मतलब। दामीर उसकी तरफ बढ़ा जबकि अलियान खिलखिलाते हुए जपाक से बाहर निकल गया। तुम? फैज़ रसूल ने दरवाज़ा खोलते सामने मौजूद वजूद को बेयकीनी से देखा। तकरीबन 11 बरस बाद वो उनके सामने उनकी चौखट पर खड़ा था। सुरमई शर्ट, खाकी पैंट, खिलता गंदमी पुरकशिश चेहरा। चंद लम्हे लगे थे उन्हें सामने खड़े वजूद को पहचानने में। जी मैं, बाजू सीने पर लपेटते अजहद संजीदगी से जवाब दिया। 6 फुट के करीब कद, मजबूत सरापा, आंखों में सर्दपन था। क्यों आए हो? चौखट पर हाथ रखकर उसका रास्ता ब्लॉक करते फैज़ के चेहरे पर भी कमोबेश वैसे ही सर तासुरात थे मगर आंखों में उमड़ती सुर्खी उसके ज़ब्त का पता देती थी। आप अगर भूल रहे हैं तो याद दिला दूं, मेरे भी कुछ अजीज़ रिश्ते यहाँ बसते हैं। आह! फैज़ साहब इस्तज़ाइया मुस्कुराए। अजीज़ रिश्ते? चबा चबा कर कहते उसकी सुरमई गहरी आंखों में देखा। जिन्हें बरसों कबल छोड़ कर चले गए थे। जाना ही था। दामीर ने लापरवाही से शाने अचकाए। बकौल आपके सांपों की औलाद तो फिर संपोले ही होते हैं, तो संपोलों से किस चीज़ की तवक्को रखते हैं आप? फैज़ साहब चंद लम्हों के लिए चुप रह गए। रास्ता दीजिए। अगर नहीं जाने दूं तो आप ऐसा करके देख लें। अंदाज चैलेंजिंग था। फैज़ रास्ता छोड़ो। इससे कबल के वो मज़ीद बहस करते पीछे से माँ का दुबंग लहजा सुनते में कान की अंदाज में रास्ते से हटे। दामीर ने उनकी जानिब देखे। दहलीज अबूर की सुरैया सामने गभरू जवान को देखते आप दीदा हो गई। बाहें फैलाई। दामीर उन नातवा बाजुओं में समाया तो एक पल के लिए उसकी आंखें भी नम हुई मगर उसने खुद को कंट्रोल करते नानों को खुद में भेंच लिया। माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हो तुम। नानों ने नम आंखों से उसे सामने करते उसके खूबरू चेहरे को मोहब्बत से छुआ। दामीर ने बेसाख्ता उनके हाथ अपने हाथों में थामते नरमी से बोसा दिया। मीरू अकब से लर्जता लहजा सुनते ही उसकी मुस्कुराहट सिमटी। जब से आंखें मीचते आशिकी से पलटा। दामीर नानों के हाथ छोड़ते उसने संजीदगी से अपनी जानिब आती मायदा की तस्बीह की बेताबी से उसकी जानिब बढ़ती मायदा के कदम उसके अंदाज पर ठिठके। नम आंखों से बरसों बाद उसका चेहरा देखा। मीरू नहीं, दामीर नाम है। मीर, फैज़ और नानों ने मायदा का धुआं धुआं चेहरा देखा जबकि निगाहों के सामने वो 10 बरस का बच्चा लहराया जो दूर जाने के खौफ से तड़प रहा था। लेकिन आज सामने 21 बरस का नौजवान खड़ा था जो आंखों की जुम्बिश से मुकाबिल को चुप करवाने की सलाहियत रखता था। दामीर ने किसी अनजाने एहसास के तहत दाएं जानिब निगाह की जहां पीच कलर दुपट्टा शर्ट में मलीह चेहरे को देखते उसके लबों ने बाआवाज़ बहा पुकारा। उसके नाखुश लबों की जुम्बिश महसूस करते फैज़ और मोमना बेसाख्ता मुस्कुराए। बचपन की आदतें कब आसानी से छूटती हैं जबकि इत्बा मायदा की जानिब मुतवज्जे थी जो नम आंखों से दामीर को देख रही थी। तभी दामीर ने निगाह इत्बा से हटाते मोमना की जानिब देखा। अस्सलामुअलैकुम।
मोमना का चेहरा देखते अंदाज कदर नरम था, जबकि वो मुस्कुराते हुए उसकी जानिब बढ़ी। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। उन्होंने नरमी से उसका शाना थपका। इतने से थे जब यहाँ से गए थे। उन्होंने दोनों हाथ फैलाते इशारा किया। इतना भी छोटा नहीं था मैं। तभी ने मुस्कुराहट छुपाते उन्हें बताया, 10 बरस का था। माँ से नहीं मिलोगे? मोमना ने माहिदा का नम चेहरा देखते कहा। तो दामिर ने उनकी जानिब देखा। मुझे मीरू बनकर किसी से नहीं मिलना। हाँ, अगर दामिर से मिलना है तो मुझे एतराज़ नहीं। बाजू बाग करते रुख माँ की जानिब मोड़ा। 2 कदमों की दूरी पर खड़ी माहिदा उसके बाजुओं में समा गई तो दामिर ने उनके गिर्द हसार बनाते उनके सर पर थोड़ी टिका दी। वहाँ मौजूद सभी नफूस ने मोहब्बत से ये जज्बाती मंजर देखा। चंद लम्हे बाद माँ के सर पर बोसा देने वो पलटा तो रुख अतबा की जानिब था। बया, कैसी हैं आप? उसने हाथ बढ़ाया, फिर कुछ एहसास होने पर हाथ पीछे कर लिया। सॉरी, मैं वो दरअसल। सुर्ख चेहरे के साथ बेरब सा बोलते उसने हाथ पीछे कर लिया। मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, इतने बरसों बाद तो आए हो, मोमना ने टोका। खाना खा कर जाना। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? हसनैन साहब ने रात के 10 बजे एलिबान को बाहर जाते देखकर पूछा, जबकि रैक के करीब चाय का मग रखे। दामिर ने मुतबस्सुम निगाहों से उसकी उड़ती रंगत देखी। वो डैड, दरअसल अली की तरफ, उसे कुछ काम है। उसने सर खुजाया। समीन भी कमरे से निकल आई थी, जबकि हसनैन साहब उसके रूबरू आके फिर वॉल क्लॉक की जानिब इशारा किया। रात के इस वक्त कौन सा काम है उसको तुमसे, और ये क्या बेहुदा हुलिया है? उन्होंने नागवारी से उसकी कलाई पर पहने रबर बैंड्स, फिर घुटनों से फटी जीन्स और फ्रेंच शेव को देखा। यार, अलियान कराया किस गधे ने किया था उस वक्त रूम से बाहर आने को? खुद को कोसते लबों पर शर्मिंदा सी मुस्कुराहट सजाते बाबा का चेहरा देखा। अब इस फीकी मुस्कुराहट का क्या मतलब हुआ? हसनैन साहब ने उसे डांटा। दिलचस्पी से उसकी दुर्गत बनते देखते दामिर को बहुत मज़ा आया। अलबियान की मदद तलब निगाहों को देखते उसने बेनियाजी से शाने अचकाए। सॉरी बाबा, प्लीज़ जाने दें। दामिर की जानिब से नो लिफ्ट का बोर्ड देखकर उसने मलतुजी लहजा में दरख्वास्त की। समीन भी खामोश तमाशाई थी। कहीं नहीं जा रहे तुम, जाओ अपने कमरे में। हसनैन साहब का लहजा दुरुस्त था। अलियान मरे मरे कदमों से ऊपर आया, फिर चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए अपनी जानिब मुतवज्जे दामिर को घूरा। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। दामिर ने मसनूई इजहार हमदर्दी से उसका शाना थपका। देख लूँगा मैं आपको, उसने मसनूई खफकी से मुतनबा किया। वो भाई का हाथ झटकने की जुर्रत कभी नहीं कर सकता था। मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे देख लो, वो भी गौर से। हसनैन और समीर ने बगौर दोनों को देखा। ऐसा मंजर पहले कभी निगाहों से नहीं देखा था, जब वो दोनों यूँ महवे गुफ्तगू हो। अली बान की पुरकोशिश पर दामिर पानी फेर देता था। उसका शाना थपक कर वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आया। आपको अलियान के हुलिये में क्या नापसंद है? मुखातिब हसनैन साहब थे। वो हूबहू उनका अक्स था, खिलता गंदमी चेहरा, मगरूर नकुश, बावकार रख रखाव। उन्हें बेटे पर प्यार आया, मगर दामिर हसनैन से प्यार जताने का हक वो शायद खो चुके थे, जबकि वो उनके जवाब का मुंतज़िर था। मुझे उसका हुलिया बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने देखा नहीं कैसे भिखारियों की तरह फटी जीन्स पहनता, बाल कितने मलंगों की तरह बढ़ा रखे हैं, और दाढ़ी, उफ, इंतहाई बेहुदा है ये लड़का। उन्होंने खफकी से कहते एक नज़र सामने बैठे बेटे को देखा। खूबसूरत बालों का स्टाइल, कलाई में घड़ी और हल्की सी दाढ़ी में वो बहुत डिसेंट लग रहा था। उनके लबों को मुस्कान छू गई, जिसे दामिर ने महसूस करते सर हिलाया। बहुत जल्द आपकी ये मुस्कुराहट छीन लूँगा। और हसनैन को तकरीबन हफ्ते बाद दामिर के सवाल का जवाब भी मिल गया था। उन्होंने हैरत व बेयकीनी से दामिर के घुटनों से फटी जीन्स और रंग बिरंगे बैंड को देखा था, और तो और अली बान की तकलीद में शेव भी कर ली थी। तो उसने उस रोज़ वो सवाल इसीलिए किया था क्योंकि वो हसनैन साहब को तंग करना चाहता था, मगर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली थी। उससे कुछ कहने का मतलब था उसे ज़िद दिलाना, और ज़िद में वो अपना ही नुकसान करता था। अस्सलामुअलैकुम। जी चाचू। एहराज ने कॉलेज से छुट्टी की थी और वो लंबी नींद लेने का था, मगर सुबह से मुख्तलिफ कामों ने उसका मूड खारत कर दिया था। अभी दिन का 1 बजा था और उसे लेटे मुश्किल 5 मिनट ही हुए थे कि अहमद चाचू की कॉल आ गई थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहाँ हैं आप? भाई बता रहे थे आज छुट्टी है तुम्हारी कॉलेज से। जी मैं घर पर हूँ, उसने जब से जवाब दिया। आपको कोई काम था? बेटा दरअसल समिया की तबीयत ठीक नहीं थी, वो कॉलेज नहीं गई, सोहा गई है। अब छुट्टी का वक्त हो गया, मुझे मीटिंग में जाना है। अगर तुम फारिग हो तो उसे घर छोड़ दोगे?
जी बेहतर, मैं निकल रहा हूँ चाचू। जब से कहते उसने कॉल काटी। सेल गुस्से से सोफे पर उछाला। लानत हो तुम पर एराज। उसने 4-5 मुक्के तकिए पर मारे। किस गधे ने मशवरा दिया था छुट्टी का? कलाई मोड़कर वक्त देखा। मोहतरमा की छुट्टी में 20 मिनट रहते थे। हाथों से बाल संवारते, बाइक की चाबी और कैप उठाकर बाहर निकला तो इत्तबा ने हैरत से उसे देखा। कहाँ जा रहे हो एराज? अभी तो आए थे। चाचू ने कॉल की थी, सोहा को कॉलेज से पिक करना है। आपको कुछ चाहिए? इत्तबा ने मोहब्बत से भाई का चेहरा देखा जो सुबह से घन चक्कर बना हुआ था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने नरमी से जवाब दिया जो उसकी तबीयत का खासा था। उसी सादा और नरम लबो लहजे के बायस वो हर दिल अजीज़ थी। एराज जब कॉलेज गेट पर पहुंचा, छुट्टी में 5 मिनट बाकी थे। चाचू की बताई मखसूस जगह पर बाइक रोककर उसने सेल निकाला। चाचू ने कहा था सोहा खुद इस जगह पर आ जाएगी। तकरीबन 15 मिनट बाद उसकी झुकी निगाहों के सामने सफ़ेद जोगर्स आए तो एराज ने निगाह उठाकर एक नज़र सोहा को फिर स्क्रीन को देखा। छुट्टी हुए 10 मिनट हो चुके हैं। कहाँ थी? अंदाज अजहद संजीदा था। सोहा खाइफ हुई क्योंकि एराज बहुत कम इस अंदाज में बात करता था, लेकिन जब भी करता था अगले की जान पर बन आई थी। वो फ्रेंड्स के साथ आधा दिन फ्रेंड्स के साथ गुजार कर भी तुम्हारा दिल नहीं भरता? उसने खफकी से पूछा। सेल जेब में डालकर बाइक स्टैंड से हटाई। सोहा ने शिकवा कुना निगाहों से उसे देखा। मैं जानबूझकर लेट हुई हूँ। अंदाज रूठा सा था। जानबूझकर? एराज ने बेसाख्ता उसका गुलाबी पड़ता चेहरा देखा। क्या तुम्हें अंदाज़ा है पिछले 20 मिनट से इतनी गर्मी में बेवकूफ़ों की तरह खड़ा हूँ मैं, और तुम? उसने खफकी से कहते किक मारी, मगर फिर आह करके रह गया। किक सीधी ठुकने ठुकने पर लगी थी। ये अच्छी रही। उसने आसमान की जानिब निगाह की। सॉरी, आपकी बंदी को हर्ट किया। लब भींचकर दर्द बर्दाश्त किया। ज़्यादा तो नहीं लगी? सोहा ने तशवीश से उसका टखना देखा जो चोट के बायस सुर्ख और नीला हो रहा था। बस हड्डी टूटने की कसर रह गई है। अब बैठोगे या दावतनामा दूँ? मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैंने तो मिन्नत नहीं की थी मुझे पिक करने आओ। बाबा के कहने पर आए हो। मुँह फुलाकर बैग दरमियान में रखते वो उसके पीछे बैठी। यूँ भी मैंने तो तुम्हारा भला ही सोचा था। इतनी गर्मी में 20 मिनट मुझे खड़ा करने में मेरी कौन सी भलाई पोशीदा थी मोहतरमा? ज़रा इस पर रोशनी डालना पसंद करेंगी आप? बाइक आगे बढ़ाते इस बार लहजा कदरे बेहतर था। मैंने सोचा था देर से जाऊंगी, जब तक तुम प्यारी प्यारी लड़कियों को देख लोगे। सोहा ने लब दबाते शरारत से कहा। क्या मतलब? एराज ने ना समझी पीछे गर्दन मोड़कर सोहा का चेहरा देखना चाहा। सामने देखो, क्यों मरना चाहते हो? वो बौखलाई। एराज ने फ़ौरन रुख सीधा किया। मैंने सोचा तुम खूबसूरत लड़कियों को देख लो, इसीलिए लेट आई। कज़न होने के नाते ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आप शुक्रिया कहकर शर्मिंदा मत करना। शर्मिंदा तो तुम्हें होना चाहिए। सोहा ने खफगी से उसके कैप से झांकते घने बालों को घूरा। ना शुक्रा। जहाँ तक बात है खूबसूरत लड़कियों को देखने की, तो मेरा ख्याल है ये गर्ल्स कॉलेज है जहाँ सब तुम जैसे नमूने होंगे। तो मोहतरमा, मैं एक नमूने को देख कर ही उकता चुका हूँ। अहम बात यह कि मैं मकाफाते अमल पर यकीन रखता हूँ। मेरे घर में 3-3 लड़कियाँ मौजूद हैं। आहा। सोहा उसकी सोच पर सरशार हुई, मगर उसे बताकर या तारीफ़ करके वो उसे मगरूर नहीं करना चाहती थी। तो मोहतरम एराज साहब मुझे इम्प्रेस करने के लिए डायलॉग बोल रहे हैं? मुझे डायलॉग बोलकर या तुम्हें इम्प्रेस करके कौन सा मेडल लेना है? यूँ भी नज़र की हिफाजत सिर्फ औरत के लिए नहीं, मर्द के लिए भी ज़रूरी है। तभी उनकी बाइक के बराबर गिरे टोयोटा आई दोनों ने ग्रेट टोयोटा आई। दोनों ने बैक वक्त देखा जहाँ से दामिर का खूबरू चेहरा नज़र आ रहा था। कहाँ जा रहे हो? दामिर ने गाड़ी रोकी। चाचू की तरफ। सोहा को ड्रॉप करके घर जाऊँगा। आप कहाँ? मैं बस ऐसे ही निकला था। आ जाओ, आइसक्रीम खिलाता हूँ दोनों को। सोहा तुम इधर आ जाओ। उसने हाथ बढ़ाकर फ्रंट डोर खोला तो सोहा ने एराज की जानिब देखा। उसे क्यों देख रही हो? जैसे ये कज़न है मैं भी कज़न हूँ। उसने सोहा को डपटा। सॉरी भाई। सोहा ने शर्मिंदगी से माजरत करते हुए बैग उठाया। तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? दामिर ने उनके लिए आइसक्रीम मंगवाकर एराज का चेहरा देखा जहाँ 12 बजे हुए थे। रात तो तुम बता रहे थे तुम्हें आज पूरा दिन सोना है। आह, सो ही न जाऊँ मैं, वो भी पूरा दिन? क्यों, क्या हुआ? दामिर ने दिलचस्पी से उसका चेहरा देखा। सुबह से एक पल बैठना नसीब नहीं हुआ। एराज ने जले दिल के फफोले फोड़े। सुबह दादो को अपने किसी दोस्त के यहाँ उनके शौहर का पुरसा देने जाना था। तकरीबन 2 घंटे वहाँ उनके साथ बैठना पड़ा। वापसी पर मम्मा और फूफो चाचू के यहाँ जाने के लिए तैयार थी। वहाँ पहुँचा तो चच्ची जान ने कहा बेटा गोश्त ला दो। फिर उन्हें याद आया आज तो उन्हें टेलर के यहाँ से कपड़े उठाने थे, समिया की मेडिसिन भी लानी थी। चाचू चूँकि मसरूफ़ थे तो वो काम भी मुझे ही करने पड़े। दामिर ने मुट्ठी लबों पर रखते मुस्कुराहट छुपाई। ऐसा ही कुछ हाल सोहा का भी था। एराज का अंदाज ही इस कदर दिलचस्प था। फिर घर आकर लेटा ही था कि चाचू की कॉल आ गई। इन मोहतरमा को कॉलेज से पिक करना था। उसने सोहा को घूरा। दामिर मुस्कुरा दिया। ओह सैड, वाकई काफ़ी ज़्यादती हो गई आज तुम्हारे साथ।
उड़ा ले मजाक। आपको करने पड़े ना इतने काम, वो भी गर्मी में बाइक पर, तब पूछूंगा। उसने दामिर के अंदाज पर बुरा मानते हुए मुंह फुलाया। ओके बाबा, सीज़ फायर। मैं सुहा को मामू की तरफ ड्रॉप कर देता हूँ और उनसे कह दूंगा आइंदा कोई भी काम हो तो मुझसे कह दिया करें। मुकर तो नहीं जाएंगे अपने अल्फाज से? दामिर हसनैन अपने अल्फाज से मुकरने वाला इंसान नहीं है। वो अजद संजीदा हुआ था। क्या बात है ब्रो, दिल खुश कर दिया। वाह ज़बरदस्त। दामिर डाइनिंग टेबल पर बैठा चाय पी रहा था जब अलियान खुशगवार हैरत से कहते हुए उसके करीब बैठा तो उसने संजीदगी से सवालिया निगाह उसकी जानिब उठाई। मेरी तरह ये बैंड्स, जीन्स और बाल भी बढ़ा लिए। वैसे फ्रेंच बहुत सूट करती है आप पर। मैं नहीं जानता था बजाय मुझसे इख्तलाफ करने वाला भाई मुझसे इस कदर इंस्पायर है। तुम किस कदर खुशफहम इंसान हो अलियान। वो कैसे? तुम्हें ये खुशफहमी क्यों हुई कि मैं तुमसे इंस्पायर हूँ? दिख रहा है ब्रो। अलियान ने कुर्सी के पुश से टेक लगाई। आप मुझे कॉपी करते, बहुत खुश हूँ मैं। दोनों हाथ सर के पीछे बांधते वो झूम गया। मैं मिरासियों को फॉलो नहीं करता। हाँ? अलियान ने खुले मुंह पर हाथ रखा। आप खुद को मिरासी कह रहे हैं? जस्ट शट अप। ओके शट मी अप। लेकिन प्लीज़ बताइए ना ये हुलिया क्यों अपनाया जबकि आपको तो बिल्कुल पसंद नहीं ये अंदाज़। अलियान संजीदा हुआ जबकि डाइनिंग हॉल में दाखिल होते हसनैन साहब भी रुके क्योंकि बाबा और मामू को ये हुलिया पसंद नहीं। बहुत अच्छे मेरे बेटे, हसनैन साहब ने खफकी से कहा तो दोनों भाई पलटे। तुम हमारी ज़िद में क्यों खुद को अजियत दे रहे हो? मुझसे नाराज़ी तो समझ में आती है, फैज़ से क्यों खफा? वो उसके मुकाबिल आए। क्योंकि आप दोनों ने ही मेरे साथ ज़्यादती की थी। तामीर का चेहरा जब से सुर्ख हुआ, वो झटके से उठा था। उस वक्त गाड़ी सिग्नल बंद होने पर रुकी थी जब फैज़ साहब की गाड़ी के करीब बाइक रुकी। उन्होंने बेसाख्ता बाइक सवार को देखा, चेहरे पर खफकी छा गई। हेलमेट के नीचे से झांकते सिल्की शानों तक आए बाल, कलाई पर बैंड्स, फटी जीन्स। उन्होंने उकताकर निगाह मोड़नी चाही, तभी बाइक सवार ने हेलमेट उतारा तो उन्हें हैरत का झटका लगा। वो दामिर था जिसे वो तकरीबन 2 माह बाद देख रहे थे। वो उस रोज़ के बाद उनके यहाँ नहीं गया था और अब जो जोकर बना उनके सामने था। फैज़ साहब ने हॉर्न पर हाथ रखकर उसे अपनी जानिब मतवज्जो किया तो एक अदा से बालों में हाथ फेरते वो मतवज्जो हुआ। उसका अंदाज गवाता वो मामू की निगाहों से बाखूबी वाकिफ था। जी। दामिर बाइक से उतरकर खिड़की पर झुका। फैज़ साहब ने एक नज़र सिग्नल ग्रीन होते देखा, फिर उसे घूरा जो उनकी हालत से महजूज हो रहा था। तुम घर आकर मिलो मुझसे। जी बेहतर। सादतमंदी से सर खम करते वो पलट गया। अस्सलाम वालेकुम मामी, कैसी हैं आप? शाम ढले वो मामू की तरफ आया। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? कहाँ थे इतने दिनों बाद आए? कुछ मसरूफियत थी, घर में कोई नहीं है। उसने इर्द गिर्द देखा। अहमद की तरफ गए हैं सब। और मामू जी? वो स्टडी रूम में है। ठीक है, मैं उनसे मिल लेता हूँ। वैसे ये क्या हुलिया है भाई? दामिर ने सख्ती से आंखें बंद करके खोली। अलियान से तो कोई सवाल नहीं पूछता, वो क्यों जोकर बनाए जबकि उससे तो हर कोई पूछ रहा है। जस्ट फॉर चेंज मामी। वैसे ये चेंज तुम पर सूट नहीं करता। उनका अंदाज छेड़ने वाला था। मुझे खुद भी पसंद नहीं, उसने साफ गोई से कहा तो मोमना ने मुस्कुराहट छुपाई। बस चंद दिन। ठीक है तुम चलो, मैं चाय लाती हूँ। नहीं मामी, ममानी जान, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे बस मामू से मिलना है। आपने बुलाया था मामू? हल्के से दरवाज़ा धकेलते वो स्टडी टेबल के करीब आया। क्या तुम मुसलमान हो? फैज़ साहब ने खफगी से उसका चेहरा देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मामू, आपको कोई शक है? दामिर ने उनका चेहरा देखते हुए कहके का गला घोंटा। चेहरे पर मसनूही संजीदगी तारी करता वो उनकी हालत से महजूज हुआ। ये क्या हुलिया बना रखा है? क्यों मामू, क्या हुआ मेरे हुलिये को? उसने खुद को देखा। ये जो मिरासियों वाला हुलिया बना रखा है, शर्म आती है। अंदाज दुरुस्त था मगर मजाल है जो उसने ज़रा भी संजीदा लिया उनकी नाराज़गी को। शर्म कैसी मामू? अंदाज मासूमियत भरा था। बल्कि ये तो फ़ख्र की बात है। क्या? फैज़ साहब को उसकी ज़हनी हालत पर शुबा हुआ। मिरासी तो मिरास से बना है और मैं मिरास निभा रहा हूँ, लेकिन हमारी 7 पुश्तों में तुम जैसा मिरासी पैदा नहीं हुआ। उन्होंने दांत कचकचाए। ये तो फिर पुश्तों का कसूर हुआ। सर खुजाते वो बुड़बुड़ाया। ऊंचा बोलो, क्या बक रहे हो? अब मैं जा सकता हूँ मामू, यही कहने के लिए बुलाया था आपने। जाओ और दोबारा इंसानों वाली हुलिये में इधर आना। खफगी से कहते उन्होंने निगाह उसके चेहरे से हटा ली। अल्लाह हाफिज़ मामू। फैज़ साहब जो पूरे अनहमाक से किताब पढ़ रहे थे, अचानक कान के करीब बुलंद आवाज़ सुनी तो नागवारी से भांजे को घूरा जो बेसाख्ता पीछे हटा था। ये क्या था? मैंने सोचा चूँकि आप मसरूफ़ है और मसरूफियत के बायस अगर आप मेरे अलविदाइया कलमात ना सुन पाए तो नाराज़ हो जाएंगे। हिफ्ज़ मात कदम के तौर पर दामिर दरवाजे की जानिब उल्टे कदमों से बढ़ा तो फैज़ साहब न चाहते हुए भी मुस्कुरा दिए। हे व्हाट्स अप ब्रो? अलियान ने लाउंज में फुटबॉल मैच देखते दामिर के शाने पर हाथ फैलाया जिसे दामिर ने झटक दिया। कितनी बार मना किया मेरे साथ ज़्यादा फ्री मत हुआ करो। अलियान का चेहरा फीका पड़ा। आप फ्री होने ही कब देते हैं? जाओ यहाँ से। मीरू, हसनैन साहब ने उसके दुरुस्त लहजे पर टोका।
भाई है अलियान आपका। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे मीरू मत पुकारा करें। दामीर नाम है मेरा। उसके चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती थी। नहीं है ये मेरा भाई। तुम्हारे नाम मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी, और हकीकत यह है कि तुम हमारे मीरू हो और अलियान तुम्हारा भाई है। हसनैन साहब का लहजा नरम था। मीरू को दामीर बनाने वाले भी आप थे। वो सब तुम्हारे भले के लिए था बेटा। हसनैन साहब का लहजा हारा हुआ था। मेरी भलाई? दामीर उनके सामने आया। मेरा बचपन मुझसे छीन लिया जिस वक्त मुझे आप लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे लावारसों की तरह वहाँ फेंक दिया। इसमें क्या भलाई थी? उसकी आंखें नम हुई। वो आज भी 10 बरस की उम्र में कैद था। अलियान को भाई की अजियत खुद भी महसूस हुई। जानते हैं मैं कितनी रातें सोया और कितनी जागा। जब बीमार होता था तो कोई पूछने वाला नहीं था। अकेला रोया हूँ, हंसा हूँ, गिर कर उठा हूँ, और इतनी अजियत के बाद अब दामीर बना हूँ तो आप दोनों को मीरू चाहिए। इससे कबल को वो जब्त होता और बिना लंबे लंबे डग भरता वहाँ सबको पशेमान छोड़कर बाहर निकल गया। अस्सलामुअलैकुम नानू, कैसी हैं आप? दामीर उस रोज़ कटे बालों और फुल स्लीव आसमानी शर्ट में मलबूस अपने पहले वाले डिसेंट होलिये में मामू के यहाँ आया था। ममानी के बाद लाउंज में नानू के सामने झुका। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? उन्होंने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी। आपका बच्चा बड़ा हो गया है। वहाँ मौजूद फैज साहब ने दामीर को खुद का नज़रअंदाज करना महसूस करके खफकी से माँ को बताया। अम्मा के अलावा तुम्हें यहाँ कोई और नज़र नहीं आ रहा? दामीर ने एक नज़र उन्हें देखा। अस्सलाम वालेकुम मामू। नाना उसके अंदाज पर मुस्कुरा दी। वो खूब समझती थी। ममानी जान, बाँ अतबा कहाँ है? अपने कमरे में है, मैं उन्हें बुलाता हूँ। वो उठकर अतबा के कमरे की जानिब बढ़ गया। फैज़ मामू ने उसकी पूछ देखते सर झटका। दस्तक देकर अंदर झांका तो वो बाएं जानिब नमाज अदा करती नजर आई। क्या हुआ? नहीं आई अतबा? मोमना ने सबको चाय देते हुए मुतबस्सुम लहजे में पूछा। नमाज पढ़ रही हैं। वो फिर से नानू के पहलू में बैठा। मम्मा कहाँ हैं? वो सो रही हैं। खैरियत? इस वक्त क्यों सो रही हैं? उसने तशवीश से पूछा। असर की अजान भी हो चुकी थी। तबीयत अपसेट है उसकी। तुम कुछ खाओगे? मामी ने ट्रे में दाल चावल और सलाद रखते हुए दामीर से पूछा। नहीं शुक्रिया। अतबा यूनिवर्सिटी से वापसी पर सो गई थी। भूख लग रही थी उसे। मामी ने संजीदगी से जवाब दिया। अस्सलामुअलैकुम। तकरीबन 5 मिनट बाद अतबा वहाँ आई। वालेकुम अस्सलाम। दामीर ने कतई दुपट्टे के हाले में दमकते दिलकश चेहरे को देखा। कैसे हो तुम? शीशे की मेज़ पर खाना देखकर उसने फ्लोर कुशन घसीटते दामीर से पूछा, जो पूरी तरह मुतवज्जे था। बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? इतबा बा अब तुम बड़े हो गए हो दामीर। इतबा ने नरमी से टोका तो उसने ना समझी से इतबा का चेहरा देखा। जबकि फैज साहब पुरसोच निगाहों से भांजे को देख रहे थे। तो ये कि तुम्हें मुझे बाहा की बजाय इतबा बुलाना चाहिए। सफ़ेद चावलों पर दाल डालते हुए वो नरमी से कह रही थी। मगर मुझे बाहा ही पसंद है। प्लीज़ आइंदा तसही मत कीजिएगा। 1 मिनट भाई। मोमना ने हैरत से बेटी और भांजे को देखा। तामीर, तुम इतबा को आप पुकार रहे हो और इतबा तुम दामीर को तुम। ये क्या माजरा है? तामीर तुमसे 1 साल बड़ा है। मुझे अच्छा लगता है बाहा को आप पुकारना। तामीर के जवाब पर उनकी निगाहें इतबा की जानिब उठी। सॉरी, मगर बचपन से इसे तुम पुकारने की आदत है। बाहा ने कंधे उचकाए। ममानी प्लीज़ छोड़िए ना। तामीर ने इतबा का शर्मिंदा चेहरा देखकर उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जे किया। मुझे अच्छा लगता है, बाहा जो भी पुकारे। वो उठकर इतबा के करीब आ बैठा। बाहा ये देखिए, उसने सेल्फ स्क्रीन के उसके सामने की जहाँ सफ़ेद नन्हे खरगोश भागते फिर रहे थे। ये तो बहुत क्यूट है। वो मुस्कुराई। अलियान के हैं, उसने बताया। अलियान? इतबा ने सवालिया निगाहों से उसका चेहरा देखा। हसनैन अहमद साहब का बेटा मीरू, नानू ने टोका। कि वो बाप है तुम्हारा। फैज साहब ने फ़ोन रखते हुए उसे संजीदगी से देखा, जो उनकी बेटी के बिल्कुल करीब बैठा था। उन्होंने टोकना चाहा मगर रुक गए। तभी इतबा को नामहसूस अंदाज से दामीर से फासला बनाते देखकर मुस्कुराते हुए उठ गए। उनकी बेटी अपनी हदूद बाखूबी जानती थी। ममानी किचन में चली गई थी। बा पानी दीजिएगा। सेल मेज़ पर रखकर उसने प्लेट से चम्मच उठाया। इतबा ने पानी उसकी जानिब बढ़ाते हुए उसे अपने चमचे से चावल खाते देखा। बहुत टेस्टी हैं। पानी लेते हुए उसने सराहा। खाइए आप। उसने चमचा इतबा की जानिब बढ़ाया। नहीं तुम खाओ, मैं और ले लेती हूँ। इतबा संजीदगी से कहकर उठ गई। फूफो तबीयत कैसी है बाप की? इतबा ने मायदा को चत लेटे देखकर पूछा। एराज भी उसके पीछे एक कमरे में दाखिल हुआ। ऐसे क्यों लेटी है? तशवीश से उनकी पेशानी छुई। तबीयत ठीक है बेटा। उन्होंने नरमी से उसकी हथेली चूमी। फिर इस कदर नढाल क्यों लग रही हैं? एराज ने बीपी ऑपरेटस उठाते हुए पूछा। अम्मा आप मुझे बुला लेती। मायदा, सुरैया और फैज़ भाई को कमरे में आते देखकर उठ बैठी। लेटी रहो, फैज़ भाई ने नरमी से कहते हुए उनके करीब जगह संभाली, जबकि सुरैया को एराज ने हाथ थामकर अपने करीब बिठा लिया। मीरू आया था। मायदा ने नम आंखों से माँ और भाई को देखा। भाई, वो मुझसे मिलकर भी नहीं गया। वक्त दो उसे।
ठीक हो जाएगा। भाई ने नरमी से उनके सर पर हाथ रखा। कितना वक्त? उतना ही जितना उसे खुद से दूर करने पर लगाया था। उनका लहजा दुरुस्त था। सुरैया, इत्तबा और एराज ने बैक वक्त उनकी जानिब देखा। 11 बरस की तकलीफ का मदावा 11 दिनों में नहीं हो सकता। अब वो किसी को अहमियत नहीं देता तो उसके पीछे वजह हम खुद हैं। ज़्यादती हम सब ने की है उसके साथ। इत्तबा, मायदा ने उसकी जानिब देखा। जहाँ तक मैंने महसूस किया है, मेरू तुम्हारी बात सुनता है। बेटा तुम कहो उससे अपनी माँ को माफ़ कर दे। माँ शर्मिंदा है बेटा। मैं बात करूँगी पुप्पो, प्लीज़ आप परेशान मत हो। उसने मायदा के जुड़े हाथ खोले। इत्तबा, आप चाय लाई बेटा। फैज़ साहब ने उसे मंजर से हटाना चाहा। इत्तबा सर हिलाते हुए पलटी। मम्मा को भेजिएगा बेटा। मुमना कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ गहरी खामोशी थी। खैरियत? उन्होंने बारी बारी सबके चेहरे देखे। फैज़ साहब ने गहरी सांस लेकर अम्मा की जानिब देखा। अम्मा, फैज़ साहब ने संजीदगी से पुकारा। मैं सबकी मौजूदगी में आपसे एक बात कहने जा रहा हूँ, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा। ऐसी कौन सी बात है जिस पर तुम्हें खदशा है मेरी नाराज़गी का? मैं दामिर के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो मैं उसे यहाँ आने से मना कर दूँ तो सुन लो फैज़ रसूल, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। उनका लहजा दुरुस्त था। मायदा का चेहरा फीका पड़ गया। क्या उनके बेटे पर इस घर के दरवाजे फिर से बंद होने जा रहे थे? अगर तुम्हें उसका यहाँ आना गवारा नहीं तो मैं अहमद की तरफ चली जाऊँगी। कम से कम वो मीरू को मना नहीं करेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा अम्मा। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, दामिर को समझाइए, वो अब बच्चा नहीं रहा है। हाँ, जैसे वो तो जानता ही नहीं कि अब वो बड़ा हो गया। उनका लहजा दुरुस्त था। फैज़ साहब उन्हें देख कर रह गए। आप जज्बाती हो रही अम्मा। काश 10 बरस कबल भी हो जाती तो आज मेरा बच्चा इतनी टूट फूट का शिकार ना होता। बहरहाल खुल कर कहो, क्या कहना चाहते हो? क्या आपने गौर किया दामिर का अंदाज इत्तबा के लिए आज भी बचपन जैसा है? अब अमेरिका में रहने का ये मतलब थोड़ी है कि इंसान अपनी हदूद भूल जाए। फैज़ साहब तो बेलफ्ज़ों में अम्मा को क्या समझाना चाह रहे थे। ठीक है, मैं समझा दूंगी, और तुम भी अपना रवैया बेहतर करो उसके साथ, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। चलो मीरू, अब शुरू हो जाओ। वो उस वक्त नानो के कमरे में उनके बेड पर उनकी गोद में सर रख के लेटा हुआ था, जबकि वो उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। जब इत्तबा ने कमरे में आकर खामोशी को तोड़ा। क्या शुरू हो जाऊं? तमीर ने आंखें खोलकर बालों में हाथ फेरा, फिर गर्दन मोड़ी। मूंगिया दुपट्टा शर्ट में मलबूस पुलर की उसकी रग रग में सुकून बनकर दौड़ गई। यहीं कि तुम्हें क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है? ये आप कैसे कह सकती हैं कि मैं डिस्टर्ब हूँ? सिर्फ डिस्टर्ब नहीं, तुम गुस्सा भी हो। चलो शाबाश, सब बोल दो जो दिल में है। इत्तबा ने उसे नरमी से पचकारा। आप भूल रही हैं बाहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा। वो उसके बुजुर्गाना अंदाज पर नरमी से मुस्कुराया। मगर मेरे लिए तो तुम अब भी वही मीरू हो, बचपन वाले जैसे मैं बाहा हूँ। दामिर की मुस्कुराहट सिमटी। क्या कुछ याद नहीं आता? नानू ने उसकी तकलीफ महसूस करते उसकी पेशानी चूमी। इत्तबा को भी एकदम कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मेरी तरफ देखो मीरू। नहीं देख सकता, उसने टूटे फूटे अंदाज में कहकर करवट बदली। अब वो नानू की गोद में चेहरा छुपाए पीठ इत्तबा की जानिब किए हुए था। अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो तुम कर सकते हो। मुझे आप पर क्यों गुस्सा आएगा? वो खुद को संभाल कर फिर से उठ बैठा था। तभी मायदा को कमरे में आते देखकर उसका चेहरा फिर से संजीदा हुआ। वो चाय लाई थी। आप क्यों लाई पुप्पो? मैं आ रही थी। इत्तबा ने उनके हाथ से ट्रे ली। कोई बात नहीं बेटा, मीरू तुम चाय पियोगे ना? उनके लहजे में आस थी। मोहब्बत से बेटे का चेहरा देखा। इत्तबा मुस्कुरा दी। आपका बेटा चाय नहीं गुस्सा पिएगा। इसे आज मुझसे शिकायतें करनी है। एक बात बताऊँ आपको बाहा? दामिर ने एक नज़र के बाद माँ को नहीं देखा था। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, और हाँ, शिकायतों की भी इज्जत होती है। ये हर किसी से नहीं की जाती। नरमी से तीनों को लाजवाब किया। दादू और पुप्पो के सते चेहरे देखकर इत्तबा को मौजू बदलना पड़ा। पढ़ाई अधूरी छोड़कर क्यों आ गए तुम? दिल नहीं चाहता था पढ़ने को। चाय लेते संजीदगी से जवाब दिया। ये तो अच्छी बात नहीं। MBBS का 3रा साल था तुम्हारा। क्या आप ये चाहती हैं कि मीरू मर जाए? अल्लाह ना करे। नानू और मम्मा ने दहल कर उसकी जानिब देखा। कुछ सोच कर बोलो। नानू ने डपटा। सच कह रहा हूँ नानू, अगर मजीद वहाँ रहता तो मर जाता। मायदा तेज़ी से उठकर बाहर निकल गई। तामीर ने उनके पूछ देखते चाय साइड टेबल पर रख दी। नानू ने उसे अपने सीने में भींच लिया तो इत्तबा भी नम आंखों से उठी। बा आहट पर दामिर ने आंखें खोलते उसे देखा। उसकी पुकार पर वो रुक गई। दामिर ने हाथ उसकी जानिब बढ़ाया ताकि वो उसका हाथ थामकर बचपन की तरह नानू की बाएं जानिब लेटे। इत्तबा ने बेबसी से दादों की जानिब देखा, जिन्होंने आंख के इशारे से उसे जाने का कहा। वो तेज़ी से बाहर निकल गई। जबकि दामिर अपनी खाली हथेली को देख रहा था जिसे नानू ने मोहब्बत से चूमा था। वो चौंक कर मुतवज्जे हुआ। क्या बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर? उसने मोहब्बत से उनका हाथ थाम कर दिल पर रखा। वो तो हमेशा ही आता है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। अब आप बड़े हो गए हैं बेटा। आप इत्तबा के लिए नामहरम है। हमारा मज़हब यूँ नामहरम से बेतकल्फ़ी की इजाज़त नहीं देता। आप इत्तबा का हाथ नहीं थाम सकते। मगर वो मेरी बाहा है। वो बचपन था मीरू। अब इत्तबा को भी ये अच्छा नहीं लगता। ओके, आइंदा ध्यान रखूँगा।
मुझे अपने बच्चे से ऐसी ही उम्मीद है। और हाँ, तुम्हें जिस पर गुस्सा है, जिससे शिकायत है, तुम करो, मगर यूँ चुप रहकर खुद को सज़ा मत दो। अगर मैं ऐसा कुछ करने पर आया तो मेरा सबसे पहला हदफ आपका बेटा होगा। अंदाज छेड़ने वाला था। नाना मुस्कुरा दी। मेरा बेटा तुम्हारा भी कुछ लगता है। उन्होंने नरमी से उसके सर पर चपत लगाई। मारूख कॉलिंग। दामिर उस वक्त शावर ले रहा था। अलियान उसके कमरे में दाखिल हुआ तो चार्जिंग पर लगे सेल पर मारूख कॉलिंग जगमगाते देखकर ओके के अंदाज में होंठ सुकेड़े। एक नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा। लबों पर दिलकश मुस्कान थी। वो उसे छेड़ने के ख्याल से ही झूम उठा। अब आएगा मज़ा। तभी क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। अलियान जेबों में हाथ घुसाए उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ, मगर वो उसे अनदेखा करते। ब्रो, मोहब्बत पर यकीन रखते हैं आप? दामी ने उसका अक्स देखकर सर झटका, फिर गीला तौलिया सोफे पर उछालते हुए उसे घूरा। अलियान की निगाहों में उसके लिए सताइश उभरी। अच्छा, सवाल बदलते हैं। मजाल है जो उसकी घूरी का अलियान पर रत्ती बराबर असर हुआ। बताइए, कभी मोहब्बत हुई? शट अप, निकलो मेरे कमरे से। पहले मेरे सवाल का जवाब दें। मेरा जब्त मत आजमाओ, वरना तुम सिर्फ एक पंच की मारो। अंदाज मुतनबा करता हुआ था। अलियान को बाखूबी अंदाज़ा था दामिर हसनैन वाकई उसका मुंह तोड़ सकता था। इसलिए हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर कहीं कदम पीछे हट गया। अलबत्ता हार फिर भी नहीं मानी। वैसे अभी आपने सेल पर एक खूबसूरत नाम की आईडी देखी मैंने। वो महजूज हुआ। तामीर के हाथ रुके। अलिया ने बगौर उसका रुकना देखा। तो दाल में कुछ काला है। क्या खूबसूरत नाम था। मारूख। वाव, यकीनन वो खुद भी बहुत पिया। आह, लेकिन उससे कबल के मज़ीद एक लफ्ज़ भी बोलता तामीर के पंच पे कराह कर रह गया। मैंने इतनी इजाज़त कभी खुद को भी नहीं दी इस अंदाज में नाम पुकारने की। तो तुम कौन होते हो? इससे कबल के उसका दूसरा पंच अलियान का चेहरा घुमाता। हसनैन साहब उनके बीच में आए। होश में आओ मीरू, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने दामिर को पीछे धकेला, जबकि अलियान बेयकीनी से गुम उसका जुनूनी अंदाज देख रहा था। आप समझा दे अपने बेटे को, मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जान ले लूँगा मैं इसकी। तुम लॉर्ड नहीं हो दामिर। हसनैन साहब को भी गुस्सा आ गया। आइंदा अगर इसने मेरे मामलात में मदाखलत की तो फिर आप देख लीजिएगा, करूँगा मैं। अलियान ने उसके रूबरू हुआ। भाई हैं आप मेरे, इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते आप। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। दामिर ने उसका गिरेबान थामा, सांस फूला हुआ, जबकि चेहरा सुर्ख था। दूर हटो दोनों। हसनैन साहब जारहाना अंदाज अपनाते उनकी जानिब बढ़े। ये तमाशा। बाबा प्लीज़, आज मुझे बात कर लेने दें भाई से। अब अगर तुमने एक कदम भी मज़ीद आगे बढ़ाया तो मैं वो करूँगा जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। बाबा प्लीज़ आप हट जाइए। अलियान ने उन्हें पीछे करना चाहा। शट अप। हसनैन धाड़े। मत भूलो, बाप हूँ तुम दोनों का। 1 मिनट लगेगा मुझे तुम्हारी ये अकड़ नाक के ज़रिए बाहर निकालने में। अब उनका रुख तामीर की जानिब था। दफ़ा हो जाओ दोनों मेरी निगाहों के सामने से। वो धाड़े। अब आप ज़्यादती कर रहे हैं। तामीर का लहजा सपाट हुआ। ये मेरा घर है तामीर हसनैन, ये बदमाशियाँ कहीं और जाकर दिखाओ। दामिर हैरत के साथ वहाँ से निकलता चला गया, जबकि हसनैन बेजान टांगों के साथ बेड पर गिरने के से अंदाज में बैठे। ये घर आपका है ना बाबा? अलियान के नम लहजे पर उन्होंने निगाह उसकी जानिब उठाई। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं। मीरू गुस्से में था और तुम जानते नहीं वो तुम्हारा हुलिया 1 मिनट में बिगाड़ देता। ब्राउन बेल्ट है वो। आपने मीरू के साथ ज़्यादती कर दी हसनैन। समीन भी वहाँ आ गई थी। अलियान का चेहरा खून छलकाने लगा। आपने जिस तरह 10 बरस कबल मुझसे मेरा भाई छीना था, बिल्कुल वैसे ही आज भी उन्हें मुझसे दूर कर दिया। वो तुम्हें मार डालता अली। उन्हें मारना ही था। अलिया ने आंखें रगड़ी। क्योंकि मैंने खुद ऐसा माहौल बनाया था ताकि वो अपना इतने सालों का गुबार निकाल दे, मगर आपने, उसने आंसुओं का गोला हलक से उतारा, आपने उन्हें फिर मुझसे दूर कर दिया। इससे कबल के वो जब्त होता आंखें रगड़ता बाहर निकल गया। सोहा प्लीज़ ये साफ़ कर दो। एहराज ने भुने हुए चने उसके सामने किए। वो जो मज़े से टैब पर एनिमेटेड मूवी देख रही थी, एक नज़र चनों की प्लेट पर डाली, फिर एहराज का चेहरा देखा। मेरी तबीयत ख़राब है एहराज। उसे फ्लू के साथ टेम्परेचर भी था। तो मैं कौन सा तुम्हें पहाड़ खोदने का कह रहा हूँ। बस इनसे छिलका उतार दो, जैसे मामा उतारती है। वो उसके बराबर में बैठा। और तुम अब बड़ी हो जाओ। उसने एक नज़र स्क्रीन पर डालकर संजीदगी से कहा। मुझसे नहीं होते साहब, ये छिलका सख्त होता है। इंतहाई फोड़ और कामचोर लड़की हो तुम। दादों को बताता हूँ। एहराज ने उसे घूरा। तभी डोरबेल की आवाज़ पर वो उठ गया। अस्सलामुअलैकुम ममानी जी। दामिर उस वक्त फ्रेश होकर कमरे से निकला था कि मोमना की कॉल आ गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सुनाइए कैसी हैं? घर में सब खैरियत है? सब खैरियत है। तुम आए नहीं पूरे हफ्ते?
अम्मा तुम्हें याद कर रही थी, बस मसरूफियत थी। एक नज़र अपनी जानिब आते अलियान को देखा, जिसने आते ही उसके हाथ से टल लेते खून भरा था। दामिर उसे जब से देख कर रह गया। वो लड़का महा ढीठ था। अभी फारिग हो आप? जी, कोई काम है आपको? वो अलियान को नज़रअंदाज करते हुए किचन से निकला। अलियान ने संजीदगी से उसकी पुश्त देखी। जवाब सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में जा रहा था। अम्मा सुबह से अहमद भाई की तरफ है, दवाई साथ नहीं लेकर गई। अब दोपहर होने वाली है। एराज को भेजा था उन्हें लेने, मगर वो खुद भी वही का होकर रह गया है। अगर तुम फारिग हो तो ऐसा करो, दवाई उन्हें दे आओ या घर छोड़ दो उन्हें। ओके, मैं उन्हें पिक कर लेता हूँ मामू के घर से। भाई की चाबी लेकर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगा। सहल कान से लगा था। और सुनो, बाइक पर मत जाना मीरू। ममानी के कहने पर वो रुका। शायद सोहा भी आए उनके साथ, तो गाड़ी ले जाना। खाकी पैंट, सफ़ेद शर्ट, छोटे बाल, वजीह लग रहा था। बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ते कदम मामी की बात पर ठिठके तो रुककर किचन की जानिब देखा। आली, उसने वहीं से पुकारा। जबकि अलियान पर शादी मर्द की सी कैफियत तारी हो गई। तामीर ने उसे पुकारा था। वो बिजली किसी तेज़ी से उसकी जानिब लपका। जी ब्रो, मेरे रूम से गाड़ी की चाबी लाओ, शायद टेबल की दराज में है, और ये लो। उसने बाइक की चाबी उसकी जानिब उछाली। आप परेशान मत हो, मैं अभी जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो बैरूनी दरवाजे से बाहर निकला तो अलियान भी भागते हुए उस तक पहुँचा। मैं भी चलूँ आपके साथ? कहाँ? चाबी उसके हाथ से लेते हुए संजीदगी से पूछा। मामू की तरफ जा रहे हैं ना आप? दामी ने एक पल के लिए उसका पुरुमीद चेहरा देखा। मतलब तुम बड़े मामू की तरफ जाना चाहते हो? अलियान ने ज़ोर से सर को अस्पात में जुम्बिश दी। नहीं। दामिर के मुंह से बेसाख्ता निकला तो अलियान का चेहरा फीका पड़ गया, जिसे उसने शिद्दत से महसूस किया। अभी मैं अहमद मामू की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से नानू को पिक करना है, साथ शायद बच्चियाँ भी होंगी। जब बड़े मामू की तरफ जाऊँगा तब चलना। डोरबेल की आवाज़ पर एराज सोहा को घूरते प्लेट हाथ में लिए दरवाजे तक आया। दामिर को देखते ही बेसाख्ता मुस्कुराया। दांत किस खुशी में निकल रहे? दामिर ने उसे दरवाजे के बीचों बीच खड़े मुस्कुराते देखकर पूछा। आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? वो मज़ीद फैलकर खड़ा हुआ। दामिर ने उसे घूरा। तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूँ, मैं तकरीबन हर दूसरे रोज़ मामू की तरफ आता हूँ। हमें तो कभी नहीं बताया। एराज ने उसे घूरा। एराज, हटो रास्ते से। नहीं, पहले बताएं। मुझे क्यों नहीं बताया कि आप अक्सर मामू की तरफ आते हैं? नानू को बुलाओ और सुहा को भी, मैं उन्हें लेने आया हूँ। तुम्हारी किसी फजूल बात का जवाब देने का मूड नहीं। दादू तो ठीक है, बुला देता हूँ, मगर सोहा नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती सोहा? क्योंकि वो तो फौत हो गई है, एराज ने अजहद संजीदगी से बताया। फौत मतलब? दामिर चंद लम्हों तक कुछ बोलने के काबिल भी नहीं रहा था। फौत मतलब वो इस जहाने फ़ानी से कूच कर गई है, वो भी बिना टिकट के। उसने हाथ का जहाज़ बनाकर उड़ाया, फिर चनों से भरी प्लेट उसके सामने की। भाई, सोहा के भराए लहजे पर एराज बेसाख्ता पलटा, जो सुर्ख चेहरा लिए उसकी फजूल गोई सुन रही थी। एराज ने लब दबाते सर खुजाया, जबकि दामिर सोहा की जानिब बढ़ा। सोहा, तुम दिल पर ना लो, इसकी तो आदत है फजूल बकवास की। आपने देखा इसने कैसे मुझे मार दिया? सोहा की आंखें लबालब भर आई। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। एराज को शर्मिंदगी हुई। इंतहाई बेहुदा मजाक था, मजाक की भी कोई हद होती है। दामिर ने उसे डपटा, फिर सोहा को देखा। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, ममानी ने कहा था तुम्हें भी लेता हूँ। उसने सोहा का सर थपका। आप अंदर तो आइए ना, समिया, पुप्पो और इतबा भी हैं। इतबा भी यहाँ है? उसने हैरत से एराज की जानिब देखा। उसने सर हिलाया। तुम लाइलाज हो राज रसूल। अब ऐसा क्या हो गया यार? एहराज ने उसके पीछे लाउंज में दाखिल होते दुहाई दी। दामी ने पलटकर उसे देखा। तुम बाइक पर 4 खवातीन को लेकर जाने वाले हो, अकल घास चढ़ने गई है तुम्हारी। आपके इतला के लिए अर्ज़न, अब मेरे पास गाड़ी है, ना ही मेरे अब्बा इतने अमीर हैं कि वो मुझे अलग गाड़ी दिला सके। शक्ल गुम करो अपनी। तामीर उसे घूरते किचन की जानिब बढ़ गया, जहाँ इतवा, मायदा और निमरा ममानी मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़। वालेकुम अस्सलाम जेंटलमैन। निमरा ममानी ने उसे छेड़ा, जो बिना कुछ बोले माँ का सर चूमकर पीछे हटा था। उन्हें उसका अंदाज़ बहुत प्यारा लगा। वो मामी के अंदाज़ पर मुस्कुरा दिया। फिर इतवा का चेहरा देखा, सफ़ेद और गुलाबी कंट्रास्ट के जो दुपट्टा लिए में वो सलाद काट रही थी। आपको सुकून नहीं है इतबा? उसने खीरे का टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला। इतबा ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। थकती नहीं है काम कर करके? मैं कौन से पहाड़ खोदती हूँ कि थकूँ? सलाद उसकी पहुँच से दूर करते उसे घूरा। तभी समिया किचन में दाखिल हुई तो दामिर बेसाख्ता उसे देखकर मुस्कुराया। कैसी हो लिटिल डॉल? सोहा और समिया जुड़वा थी और समिया बोल नहीं सकती थी। समिया ने सर हिलाया। माहिदा ने बगौर बेटे के चेहरे पर फैलते रंगों को देखा, जो पूरी तरह समिया की जानिब मुतवज्जे था। न जाने वो इशारों में क्या बातें कर रहे थे, जबकि दामिर उसे लिए किचन से निकल गया। दादू, आप बताइए, आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? फैज़ मामू के। हाँ, उस वक्त टीवी लाउंज में वो सभी सुरैया के गिर्द घेरा डाले बैठे थे। जब सोहा ने अचानक उनसे पूछा,
मुझे सबसे एक जैसी मोहब्बत है। वो नरमी से मुस्कुराई। ये क्या बात हुई? सोहा ने मुंह फुलाया। प्लीज़ आप बताइए, आपको किससे ज़्यादा मोहब्बत है? बता तो रही हूँ, सबसे एक जैसी मोहब्बत है। माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको एक नाम लेना होगा। वो बाजिद थी। एराज और दामीर मुस्कुरा दिए। दादू ऐसा करे, इसी का नाम ले ले। यूँ भी इसे ज़बरदस्ती इजहार मोहब्बत सुनने का शौक़ है। एराज ने सोहा की टांग खींची तो सभी हंस दिए। तुम चुप रहो एराज रसूल। सोहा ने उंगली उठाकर उसे घूरा। आपको पता है? अब वो दादू की जानिब मुतवज्जो हुई, जो मुस्कुराते हुए मोहब्बत भरी निगाहों से बच्चों के चेहरे देख रही थी। इसने आज दामीर भाई से कहा कि सोहा इस जहाने फ़ानी से बिना टिकट के कूच कर गई है। ये क्या कह रही है? एराज, तुमने ऐसा कहा? मोमना को गुस्सा आया तो वो बौखला गया। मजाक किया था मम्मा, ये सीरियस हो गई। ऐसा मजाक कौन करता है? सॉरी, आइंदा ध्यान रखूँगा। वो मुनमुनाया। दामीर को उसका चेहरा देखते अलियान शिद्दत से याद आया। मुझसे नहीं, सोहा से माजरत करो। मोमना ने बेटे को घूरा, जो फौरी सोहा की जानिब मुतवज्जो हुआ था। इट्स ओके, अब माजरत मत करो, मैंने तुम्हें माफ़ किया। एराज की माफ़ी मांगने से कबल ही उसने कह दिया, शुक्रिया मोहतरमा। एराज कॉर्नश बजा लाते खड़ा हुआ, फिर मोबाइल माइक की तरह फ़ोन के सामने मुंह के सामने करते चलाया। मेहरबान कदरदान, दाढ़ी वाले बिना दाढ़ी के इंसान, प्लीज़ ज़रा मोहब्बत लफ्ज़ की तारीफ़ बयान कीजिएगा। उसने सबसे पहले सैल दादू के सामने किया, जो उसकी हरकत पर मुस्कुरा रही थी। हम हमतन गोश हैं, खूबसूरत खातून, मोहब्बत इश्क औलाद होती है। वाह वाह, क्या डायलॉग बोला है। एराज मसनूही मुतासिर होने की अदाकारी करने लगा, फिर माइक माँ के सामने किया। आप रोशनी डालेंगी प्लीज़ लफ्ज़ मोहब्बत पर। तुम सब माँ से पूछोगे, यही जवाब मिलेगा, मोहब्बत इश्क सिर्फ औलाद होती है। एराज ने मायदा और निमरा चाची को देखा, जिन्होंने मोमना की तायद की थी। दामीर ने सेल निकालते टाइप किया। अली क्या कर रहे हो? वो उसे बुरी तरह मिस कर रहा था। वो समझ सकता था उसका मैसेज देखकर वो क्या महसूस कर रहा होगा। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ या आपने वाकई मुझे मैसेज किया है? फौरी जवाब पर उसने मुस्कुराते हुए सर झटक कर सामने देखा, जहाँ एराज समया को छेड़ रहा था। मैंने वाकई तुम्हें मैसेज किया, क्या कर रहे हो? मैसेज सेंड करते वो पूरी तरह एराज की जानिब मुतवज्जो हुआ, जो इत्बा की जानिब बढ़ रहा था। उसका पूरा ध्यान अब सामने था। इत्बा क्या जवाब देती है? आपको मिस कर रहा हूँ। सेल स्क्रीन पर उभरती लाइन को देखते उसने मुस्कुराकर सेल जेब में डाला। आप कुछ कहना चाहेंगी? एराज अब इत्बा के सामने खड़ा था, जहाँ हमेशा की तरह नरम तासुर फैला था। मुझे नहीं मालूम मोहब्बत की डेफिनेशन, लेकिन मेरे लिए मेरी मोहब्बत मुझसे वाबस्ता सभी लोग हैं। क्या सासी जवाब दिया है? एराज उकताया। एक नाम ही तो लेना है बस, बाबा। एराज की ख्वाहिश का एहतराम करते उसने फैज़ साहब का नाम लिया। एराज ने सर झटका। अमूमन तो लोग माओ का नाम लेते हैं। मामा से भी मोहब्बत है, मगर तुमने एक नाम कहा था। हाँ, इतनी फर्मा बरदारी। अब वो दामीर के सामने था, जो जाने की तैयारी में था। आप कुछ कहना पसंद करेंगे मोहतरम? उसका जवाब सुनने के लिए सभी मुतवज्जो हुए, यहाँ तक कि अंदर दाखिल होते फैज़ भी, जबकि दामीर रुका। मैं चलता हूँ नानो, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। उसने झुककर उनकी पेशानी चूमी। आप मुझे इग्नोर करके जा रहे हैं? एराज को सदमा हुआ। नहीं, तुम्हें जवाब देकर जा रहा हूँ। दामीर संजीदा हुआ, निगाह ने माँ से होते हुए इत्तबा के बाद नानो का चेहरा फोकस किया। मोहब्बत की तारीफ़ तो शायद ही कोई कर सके, मगर मेरे नज़दीक किसी इंसान की मौजूदगी में मेरे दिल को मिलने वाले सुकून का नाम मोहब्बत है। क्या बात है बॉस, मैदान लूट लिया आपने। एराज ने गर्म जोशी से उसका शाना थपका। आज अहमद और निमरा भी यहाँ मौजूद हैं, तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ अम्मा। फैज़ रसूल ने संजीदगी से कहा। इब्रार को जानते हैं ना आप लोग, आपके कॉलीग? अहमद ने भाई की जानिब देखा। हाँ वहीं, उसने अपने बेटे का प्रपोज़ल दिया है इत्वा के लिए। वो लोग आना चाह रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? मोमना और सुरैया ने हैरत से उन्हें देखा। क्या हुआ अम्मा, आप इस कदर हैरान क्यों हैं? तुम अबीद की बात कर रहे हो? फैज़ साहब जी, उसी की अच्छा लड़का है। आपको मीरू कैसा लगता है? मोमना ने हिम्मत करते झिझक कर पूछा। मेरा भांजा मुझे तो अच्छा ही लगता है, तो जब घर में लड़का मौजूद है तो बाहर देखने की क्या ज़रूरत है? अम्मा ने संजीदगी से कहा। मैं जानता हूँ दामीर मुझे बहुत अजीज़ है, मगर वो इत्बा के लिए बेहतर इंतखाब नहीं लगता मुझे। मायदा का फीका पड़ता चेहरा देखते हुए उनका अंदाज नरम था। मैं भी अम्मा की बात से मुत्फिक हूँ भाई, अहमद भी बोले। दामीर से बेहतर इंतखाब कोई नहीं हो सकता इत्बा बेटी के लिए। वो हसनैन अहमद का बेटा है। अहमद तो? उन्होंने नासमझी से भाई का चेहरा देखा। मोमना के चेहरे पर बेचैनी सी फैली थी। तो ये कि बेटे बाप का परतू होते हैं। वैसे भी वो अपनी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन का शिकार है। वो क्या चाहता है उसे खुद भी नहीं मालूम। पढ़ाई वो अधूरी छोड़े बैठा, बचपना बेपनाह है। मैं अपनी बेटी के लिए किसी गैर जिम्मेदार शख्स का इंतखाब कभी नहीं करूँगा, तो आइंदा इस मौजू को मत छेड़िएगा। हम क्यों छेड़ेंगे दोबारा ये मौजू? अम्मा ने खफकी से कहा। तुम्हारी औलाद है, तुम बेहतर फैसला करोगे।
भैया मैं कुछ मांगूँ आपसे? माहिदा अहमद की जानिब मुड़ी। ज़रूर कहो, बल्कि हुक्म करो। आप मीरू के लिए समिया मुझे दे दे। ये तुम क्या कह रही हो माहिदा? मोमना भाभी ने हैरत से नंद का चेहरा देखा। मैं चाहती हूँ मेरी भतीजी मेरी बहू बने। आपने देखा ना मीरू समिया को कैसे ट्रीट करता, नरमी और मोहब्बत से। फैज़ ने तासुफ से बहन की सोच पर सर झटका। भैया भाभी आप लोगों को तो कोई एतराज़ नहीं है ना मेरे मीरू पर? माहिदा ने उम्मीद से पूछा। हमें कोई एतराज़ नहीं। अहमद ने उसके सर पर हाथ रखा। मगर तुम पहले दामिर से पूछ लो एक बार। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है मीरू, नानों ने उसे अजहद संजीदगी से बताया। वो उनके बेड पर लेटा छत को घूर रहा था। क्या हुआ है उन्हें? बीपी हाई है? क्या हमेशा से ही ऐसा होता है या फिर मेरे आने के बाद से ये मसला हुआ है उन्हें? तुम इतने बदगुमान क्यों हो? माँ है वो तुम्हारी। दादों के कपड़े अलमारी में रखते अतबा ने गहरी सांस ली। न जाने क्या मसला था उसके साथ, वो हर चीज़ से बेजार नजर आ रहा था। बदगुमान नहीं हूँ मैं, नरमी से कहते अतबा की जानिब देखा। लबों को मुस्कान छू गई। इतबा यहाँ आइए, मैं मसरूफ़ हूँ। मुझे इतना बता दे कब मसरूफ़ नहीं होती? जब भी देखता हूँ मसरूफ़ ही होती है। अब दामिर हर कोई तुम्हारी तरह फारिग तो नहीं होता ना। वो अलमारी बंद करके डाइनिंग टेबल तरतीब देने लगी। जो दामिर आते ही बिखेर कर रख देता था। ताना दे रही हैं? हाँ बिल्कुल। उसकी साफ गोई पर दामिर बेसाख्ता हंस दिया। किसी का दिल भी रख लेते हैं अतबा। तुम रखते हो? अतबा ने संजीदगी से पूछा। दादू ने तुम्हें बताया फूफो की तबीयत ठीक नहीं और तुम उनके पास जाने के बजाय बातें बना रहे हो। उसे एकदम उस लापरवाह लड़के पर गुस्सा आया। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? अतबा का लहजा दुरुस्त था। मैं उन्हें वैसे ही सज़ा देना चाहता हूँ जो मैंने झेली। दामिर का चेहरा गुलाबी हुआ। शायद तुम नहीं जानते मगर तुमसे ज़्यादा फूफो ने तकलीफ झेली है। मैं कैसे यकीन करूँ? तुम कर भी नहीं सकते क्योंकि करना नहीं चाहते। अतवा आज उसे अच्छी तरह समझाने के लिए फुर्सत से बेड की पाइंती की तरफ बढ़ी। नेवी ब्लू शर्ट, जीन्स में रफ से बालों में वो कदरे थका थका लग रहा था। शेफ भी बड़ी हुई थी। वो उसकी तरफ देख नहीं रहा था। नानो खामोश थी। मैं कैसे यकीन करूँ अतबा, जबकि मैं खुद बेसकून हूँ। किसी को मेरी गैर मौजूदगी से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी गलत फहमी है। अतबा ने उसे टोका। तुम्हारी मौजूदगी सबके लिए अहमियत रखती है और आपके लिए वो सिर्फ सोच सका। और बेसकूनी क्यों? नमाज पढ़ते हो? उसने सर हिलाया। उसके बावजूद सुकून क्यों नहीं है? तेरे दर पर सुकून नहीं मिलता। मेरी नीयत ख़राब हो जैसे। अतबा के बेसाख्ता शेर पर उसने निगाहें उठाई। एक बात बताओ, देखो बिल्कुल सच बताना। जैसे पुप्पो को इग्नोर करते हो, क्या अंकल के साथ भी ऐसा ही रवैया अपनाते हो? उसका सर मकान के अंदाज में हिला। तो फिर तुम कैसे सुकून की तलाश में हो, जबकि वो हस्तियाँ जिनके सामने उफ तक कहने की इजाज़त नहीं, उन्हें दिन में जाने कितनी बार हर्ट करते हो? मैं कोशिश करता हूँ अतबा, मगर मेरा दिल नहीं मानता वो सब भूलने को। दिल चाहता है किसी ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ ये लोग मुझे देख भी ना पाएँ। नानू ने नम आंखों से उसका चेहरा देखा। मैं खिलौना नहीं था, इंसान का जीता जागता वजूद था, जिसे माँ ने भाई के लिए कुर्बान किया तो बाप ने अपने बाबा के लिए। तुम उन्हें माफ़ कर दो। अतबा ने बामुश्किल आंसू पीते उसके हाथ थामने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर रास्ते में हाथ खींच लिया। दामिर ने शिद्दत से उसकी हरकत महसूस की। अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। जब दिल ही राज़ी नहीं तो ज़बानी कलामी माफ़ी का क्या होगा अतबा? लौट आओ मीरू, इससे कबल के देर हो जाए। पुप्पो बहुत तकलीफ़ में है। देर तो हो गई अतबा, उसने सर झुकाते निगाहें अपनी हथेलियों पर जमाई। और वक्त गुजर जाने के बाद अगर कोई कदर करे तो उसे अफसोस कहते हैं। ये तुम्हारी अना है मीरू, जो तुम्हें माँ बाप के सामने झुकने नहीं दे रही। याद रखो, कुर्बानी देने और बांट देने में बड़ा सुख है, ख्वाह वो अना हो या खुशियाँ। सोचना ज़रूर। सामी, तुम एक मिनट रुको, मैं अभी आई। सोहा ने आगे बढ़ते देखकर उसे वहीं रुकने का इशारा किया। समिया ने खफकी से उसकी पुश्त देखी, जो राना हाउस की दीवार पर बोगनवेलिया के फूल तोड़ने लगी थी। वो झुंझलाकर पलटी और अपनी धुन में गेट से निकलते अलियान से टकरा गई, जो फ़ोन कान से लगाए सर झुकाए पॉकेट से एक चिट निकाल रहा था। क्या मुसीबत है यार? उसने हाथ से छूटते फ़ोन को बामुश्किल संभालते झुंझलाकर गुलाबी शर्ट में मलबूस लड़की को देखा, जो अपनी सुरमई आंखों से उसे टकर टकर देख रही थी। अलियान एक पल के लिए उसे देखते मबहूत हुआ। उसके चेहरे पर इस कदर मासूमियत थी कि मुकाबिल की निगाह ठहर जाए। समय ने माजरत ख्वाना अंदाज में हाथ उठाए तो वो चौंका। क्या मतलब? एक तो आप मुझसे टकराई, ऊपर से बद्दुआएं दे रही हैं। समिया ने सर को बेसाख्ता नफ़ी में जुम्बिश दी। मोहतरमा, वुमेन का दो मन का सर हिला रही हैं, ज़बान को जहमत दे दें। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के लिए ऐसे जुमले बोलने की? सोहा सुर्ख चेहरा लिया लियान के सामने आई। समिया ने उसे रोकना चाहा, मगर वो कहाँ सुन रही थी। तभी मामू की तरफ आते दामिर की निगाह उनकी जानिब उठी तो गाड़ी से निकलकर उनकी जानिब आया। मेरी बहन पर टॉन्ट कर रहे थे?
देखिए आप गलत समझ रही हैं। अलियान हकलाया बेबसी से एक नज़र लड़की के बाद भाई को देखा। क्या हुआ? तामीर को बोलना पड़ा। ये मेरी बहन को धमका रहे थे, तंज कर रहे थे। अलियान ने बेयकीनी से उस लड़की को देखा जो मुंह पर झूठ बोल रही थी, जबकि समिया का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हुआ। देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप इन मोहतरमा से पूछ लें। अलियान तुम जाओ यहाँ से। तामीर के दुरुस्त लहजे पर अलियान तेज़ी से बाइक की जानिब बढ़ गया। मैं आ जाऊँ भाई? तामीर समिया लोगों को घर छोड़कर फौरी घर वापस आया। फ़ोन चार्जिंग पर लगाते उसने इजाज़त मांगी। भाई को देखा। अगर मना कर दूंगा तो नहीं आओगे? नहीं, मैं फिर भी आऊँगा, बत्तीसी की नुमाइश करते वो ढिठाई से हंसा। तो फिर इजाज़त क्यों मांग रहे थे? दामी ने उसे घूरा। फॉर्मेलिटी निभा रहा था। वो अंदर आते सोफे पर बड़ा जमान हुआ। आप पूछेंगे नहीं मैं क्यों आया हूँ? बता दो क्यों आए हो? दामी ने भी उसके करीब जगह संभाली। मुझे आपको कुछ बताना था। वो संजीदा हुआ। दामी ने सर हिलाते इजाज़त दी। आज जो लड़कियाँ मिली थी वो लड़की इल्ज़ाम लगा रही थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था और आप भी मुझे गलत समझ रहे थे। पहले ये बताओ तुम वहाँ क्या करने गए थे? तमीर के सवाल पर उसने सर खुजाया। वो दरअसल मैं अहमद मामू का घर ढूंढ रहा था। तमीर ने बेसाख्ता उसका शर्मिंदगी से गुलाबी पड़ता चेहरा देखा। अलिया ने दामिर को घूरते पाकर मुंह बसूरा। अब ऐसे मत घूरिए, कितनी बार तो कहा है आपसे मुझे मामू और नानों से मिलना है, मगर आप कहाँ मेरी बातों को संजीदा लेते हैं। मजबूरन मुझे खुद ही हिम्मत करना पड़ी, मगर बैड लक। वैसे आप वहाँ क्या कर रहे थे? अब के वो भी मशकूक हुआ। तुम सही जगह पहुंचे थे, मगर तुमने शायद राना अहमद साहब की बेल बजाई थी। मामू का घर उनके बराबर में था और हाँ, मामू एडवोकेट है। आइंदा बाएं जाने वाले गेट पर जाना। सही। दामिर के तफसीली जवाब पर उसने सर हिलाया। आप मुझे गलत तो नहीं समझ रहे? अलिया ने उसका चेहरा देखा। मैं सच कह रहा हूँ ब्रो, वो लड़की गलत बयानी कर रही थी, मैंने वैसा कुछ नहीं कहा था। पहले तो वो लड़की मुझसे टकराई, फिर माजरत करने के बजाय बद्दुआएं दे रही थी। अलियान, तमीर ने डपटा। वो तुम्हें बद्दुआएं नहीं दे रही थी। यकीन करे भाई, वो दोनों हाथ उठाए मुझे बद्दुआ दे रही थी। वो बाजिद हुआ। अगर माजरत करना होती तो ज़बान से भी। वो बोल नहीं सकती। अलियान की ज़बान को ब्रेक लगाने के लिए उसे बोलना पड़ा। अलियान ने बेयकीनी से दामिर का चेहरा देखा। आपको कैसे मालूम? वो समिया थी, अहमद मामू की बेटी सोहा, और वो जुड़वा हैं। अलियान अजीब सी कैफियत के ज़ेरे असर खड़ा हुआ। क्या हुआ? उसे यूं बेचैनी से खड़े होते देखकर दामिर को हैरत हुई। वो आज उसे बिना चिढ़ाए जा रहा था। कुछ काम है, फिर मिलते हैं। इससे कबल को वो वहाँ से जाता, दामी ने उसकी कलाई थाम ली। वो रुक कर पलटा। दामी ने पहली बार उसके रूबरू होते उसके गिर्द हसार बनाया। अलियान की आंखें बेसाख्ता नम हुई। सॉरी ब्रो, मुझे मालूम नहीं था। समिया बोल नहीं सकती। दामी ने उसे रूबरू किया तो उसने संजीदगी से कहा, तुम इतने नरम दिल हसास क्यों हो यार? दामी ने नरमी से उसका चेहरा छुआ। सिर्फ आपके मामले में हूँ। वो हंसा। नहीं, दामी ने उसे झुटलाया, तुम सबके लिए ऐसे ही हो। अभी की मिसाल ले लो। दामी ने बगौर उसकी सुरमई आंखों में देखा, जहाँ नमी चमक रही थी। अलियान की सवालिया निगाहें उस पर टिकी थी। तुम अभी समिया के लिए जज्बाती हुए थे, राइट? अलियान का चेहरा तेज़ी से सुर्ख हुआ। तामीर उसकी हालत पर हंस पड़ा। वैसे अली यार, इंसान का चेहरा खुली किताब भी नहीं होना चाहिए। वो उसकी हालत से महजूज हुआ। दामिर, हसनैन साहब ने नाश्ते की मेज़ से पुकारा, वो जो बिल्कुल तैयार होकर निकल आ रहा था। इधर आओ, कुछ बात करनी है। समीन, दादो और अलियान भी वहीं मौजूद थे। जी। ऑफ वाइट शर्ट के कफ मोड़े वो मेज़ तक आया। नाश्ता करो, बेटे से कहते बीवी को इशारा किया, जिन्होंने ऑरेंज जूस उसके सामने रखा था। पढ़ाई कब शुरू कर रहे हो? कभी नहीं। वजह पूछ सकता हूँ? हसनैन साहब ने नाश्ता छोड़ते खफकी से पूछा। मेरा दिल नहीं चाहता। उसने शाने उचकाए। समीन और अलियान भी उसकी जानिब मतवज्जे थे। तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। मैंने तो कभी जायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। आप नाजायज़ की बात कर रहे हैं। तुम हर मामले से इतने ही लाताल्लुक़ हो या सिर्फ मेरे सामने ये ड्रामा करते हो? हसनैन साहब ने कुछ सोच कर लहजा नरम करते कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए। 2 मिनट सब्र रखो बेटे, आपके होश मैं उड़ाता हूँ। मैं ऐसा ही हूँ, हर मामले में लापरवाह, लाताल्लुक़, और ये काबिल फ़ख्र बात तो हरगिज़ नहीं है। मेज़ पर हाथ जमाते दिलचस्पी से बेटे का चेहरा देखा। आप कहना क्या चाहते हैं? गिलास वापस रखते अंदाज रूठा सा था। यही कि अपने गिर्द होने वाले वाक़यात पर थोड़ा गौर कर लिया करो। वो मुस्कुराए। अलियान ने हैरत से अपने बाप का चेहरा देखा। न जाने आज वो किस मूड में थे, सुबह ही सुबह। अच्छा भाई माजरत। तामीर का भिंचा जबड़ा देखते बायां हाथ उठाया। नाराज़ मत हो सुबह ही सुबह, वरना मूड पूरा दिन ख़राब रहेगा। मैं जाऊँ? सेल और चाबी लेते उठना चाहा, लेकिन तभी उसके सेल पर कॉल आने लगी। हसनैन साहब मुस्कुराहट छुपाए निगाहों का जाविया बदल चुके थे। दामी ने बाखूबी उनका अंदाज देखा और सेल जेब में डाल लिया। अच्छा मजाक बरतरफ, अब संजीदा होते हैं। हसनैन अचानक संजीदा हुए। अपनी माँ से कब मुलाकात हुई थी तुम्हारी? समीन, अलियान और दामी ने बैक वक्त उन्हें देखा। आप क्यों पूछ रहे हैं? बताता हूँ, मगर पहले बताओ आखिरी बार कब मिले थे तुम दोनों? 4 रोज़ कबल। वो उलझा। 4 रोज़। हसनैन ने सर हिलाया।
क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ बताया? उनका खोजता अंदाज सबको खटका। उन्हें कुछ बताना था क्या मुझे? इतनी अहम बात थी, बतानी तो चाहिए थी तुम्हें। कसौटी क्यों खेल रहे हैं? बच्चा परेशान हो रहा है, बता दे क्या मामला है। समीन को बोलना पड़ा। फैज़ ने इत्बा बेटी का रिश्ता तय कर दिया है, इब्रार के बेटे अबीद के साथ। बताते हुए बेटे के चेहरे की उड़ी रंगत देखी, जबकि अलियान के जहन में कुछ क्लिक हुआ। नाश्ता छोड़ते भाई का चेहरा देखा। क्या तुम्हें ये बात मालूम थी मीरू? नहीं, उसने सर हिलाया। मुझे ज़रूरी काम के सिलसिले में जाना है। अच्छी बात है, काम पर ध्यान दो। सुबह सुबह उसका मूड ख़राब करना ज़रूरी था क्या? समीन को शौहर का अंदाज़ खटका तो वो गुस्सा आई, जबकि हसनैन मुस्कुरा दिए। ज़रूरी था, इसीलिए तो ऐसा किया। साहिबजादे कुछ ज़्यादा ही लापरवाह बनने की कोशिशों में है। शायद भूल रहे हैं वो हमारी औलाद है, रग रग से वाकिफ़ है उसकी। बाबा, भाई अपसेट हो गए। यही तो मैं चाहता हूँ, वो अपसेट हो। शायद इसी बहाने वो ज़िंदगी को संजीदा ले ले। एहराज और इत्बा का यूनिवर्सिटी वापसी पर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एहराज की तो बचत हो गई थी, सिर्फ खराशें आई थी, जबकि इत्बा का टखना और बाजू फ्रैक्चर हुआ था। पूरा हफ्ता हॉस्पिटल में रहकर वो घर आई थी। ऐसे में सब उसकी आदत के लिए आए थे, सिवाय दामिर के, और ये बात सब ने महसूस की थी, जबकि इत्बा को तो उस पर गुस्सा भी था। वो किस कदर बेमुरवत इंसान था। एक कॉल तक नहीं की थी। उसकी मंगनी का फंक्शन भी एक्सीडेंट के बायस आगे की तारीखों में तय किया गया था। तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद उसने मामू के घर का रुख किया था। एराज कॉलेज, मामू ऑफिस गए हुए थे, मामी पड़ोस में गई हुई थी, जबकि मायदा और नानू घर पर थी। नानू को सलाम करके वो इत्बा के कमरे के सामने खड़ा था। कितने दिनों बाद उसे देखने जा रहा था। एराज और मामू से वो उसकी खैरियत पूछता रहा था, मगर उसे ज़ख्मी हालत में देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो आया नहीं था। आ जाओ बेटा, मायदा ने सूप लेकर जाते उसे यूँ दरवाजे पर खड़ा देखकर कहा, तो वो सर हिलाते उनके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। कैसी है मेरी बेटी? मायदा के नरम लहजे पर मुँह मुस्कुराते हुए मतवज्जे हुए तो निगाह उनके पीछे खड़े वजूद पर उठी। तो वक्त मिल गया तुम्हें यहाँ आने के लिए? फूफो ने भतीजी के चेहरे पर खफकी भरे तासुरात देखते हुए पलटकर बेटे का संजीदा चेहरा देखा। फूफो, आप जानती हैं आपका बेटा किस कदर बेमुरव्वत है। अंदाज शिकायती था। दामिर ने एक नज़र उसे देखते माँ की जानिब रुख मोड़ा, जो मुस्कुरा रही थी। अच्छी तरह क्लास लो इत्बा बेटे, ये बहुत बिगड़ गया। आप मेरी मम्मा है, इत्बा की नहीं। उसने गोया माँ को याद दिलाया तो इत्बा मुस्कुरा दी। मुझे चाय पीनी है, संजीदगी से माँ से कहा। साथ कुछ खाने को लाऊं? उन्होंने मोहब्बत से उसका चेहरा छुआ। अगर कुछ हल्का फुल्का सा मिल जाए तो। तुम बैठो, मैं अभी लाती हूँ। कैसी हैं इत्बा आप? माँ के जाने के बाद वो कुर्सी घसीट कर बेड के करीब लाया। 1.5 हफ्ता बाद तुम्हें याद आया मेरा हाल पूछना? इत्बा का अंदाज शिकायती था। खिलाफ मामूल वो उस वक्त स्याह शलवार सूट में स्याह सैंडल पहने हुए था। हल्की सी शेव संजीदा खूबरू चेहरे पर जच रही थी, जबकि इत्बा ने वाइट ट्राउज़र के साथ स्याह शर्ट और दोनों रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। मैं ममानी और एराज से आपके बारे में पूछता रहा हूँ। इत्बा के चेहरे पर एक के बाद दूसरी नज़र नहीं डाली थी। उसने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से डायरी उठाई। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? ये मेरी नहीं है। तकिया सेट करते उसने बेड क्राउन से टेक लगाए। इस कोशिश में बाजू में दर्द की लहर उठी थी। तभी दामिर ने उसकी तरफ देखा, लब दांतों तले दबाए। वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही थी। दामिर तेज़ी से उठा। ज़्यादा दर्द है? मेडिसिन कहाँ है? उसके लहजे की बेकरारी पर इत्बा ने नम होती आंखों से उसे देखा। अगर बैठना ही था तो मुझसे कह देती, खुद को तकलीफ़ क्यों दी? भाई कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ा सा पेन हुआ था, अब ठीक है। मैं इसीलिए इतने दिनों तक आपके पास नहीं आया था। इत्बा ने चौंक कर उसका चेहरा देखा, जो न जाने किस एहसास के तहत सुर्खी माल हो रहा था। सच बताइए, दर्द तो नहीं है? उसे छूने के लिए बड़ा हाथ मुट्ठी भींचते पीछे किया। इत्बा ने शिद्दत से उसका कतराना महसूस किया। वो कुछ बदला बदला लग रहा था। तुम्हें क्या हुआ है मीरू? उसके लहजे से हैरत झलकी तो वो चौंक कर संभला। मुझे क्या होना है? तानिस्ता मुस्कुराया। सूप लेंगी? माँ को कमरे में दाखिल होते देखकर उसने पुरसुकून सांस ली। मायदा ने दामिर को चाय देने के बाद इत्बा को दवाई दी। दामिर चाय लिए नानों के पास चला गया। इत्बा सो गई तो मायदा कमरे में चली गई। मैं अंदर आ जाऊँ मम्मा? थोड़ी देर बाद वो उनके कमरे के दरवाजे में खड़ा इजाज़त मांग रहा था। ज़रूर मेरा बच्चा, उन्होंने मोहब्बत से कहा। बीपी की मेडिसिन कब से ले रही हैं आप? साइड टेबल पर रखी मेडिसिन देखते हुए संजीदगी से पूछा। जब से तुम गए थे। उनका लहजा नम हुआ। दामिर ने लब भींचते उन्हें हसार में लिया। अपनी माँ को माफ़ कर दो बेटा। उसके गाल पर हाथ रखते नम लहजा था। दामिर ने उनका हाथ चूमा। प्लीज़ गुनहगार तो मत करें, मैं खफा नहीं हूँ आपसे, बस शिकायतें थी, अब वो भी नहीं है। सच कह रहे हो ना? मायदा ने नम आंखों से उसका चेहरा देखा तो उसने सर हिलाया। कुछ कहना है मेरे बेटे ने? दामिर के मजबूत असार में उसकी पुरजोश धड़कनों को सुनते मायदा ने चेहरा उसके सीने से उठाते पूछा तो वो हैरान हुआ। आपको कैसे मालूम? तुम्हारी
ये बेकाबू होती धड़कनें बता रही हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके दिल पर हाथ रखा। बोलो क्या कहना है। दामिर उनके बराबर से उठकर उनके घुटनों पर हाथ रखते पंजों के बल सामने बैठा। मैं कुछ मांगना चाहता हूँ आपसे। माँ ने दोनों हाथों के प्याले में उसका चेहरा समेटा। हुक्म करो मेरी जान। माँ सदके जाए। उन्होंने झुककर उसकी पेशानी चूमी। मुझे इत्तबा चाहिए। माँ के हाथों को हाथे में लेते निगाहें झुकाए उसने धमाका कर दिया। इत्तबा। उनके लब कँप-कँपाए। तुम क्या कह रहे हो मीरू। उनका लहजा अनहोनी के खौफ से लर्जा। तामी ने गुलाबी आंखों से माँ का पीला पड़ता चेहरा देखा। मुझे इत्तबा चाहिए मम्मा। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। उनके दूर जाने के ख्याल से मेरी सांसें अटकने लगती है। इत्तबा रसूल दामिर हसनैन की ज़िंदगी में वेंटिलेटर की हैसियत रखती है, जिससे दूरी पर दामिर हसनैन के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। मीरू। माँ ने तड़प कर उसके मुंह पर हाथ रखा। अपनी माँ को माफ़ कर दो बेटा। भाई कभी नहीं मानेंगे। वो तुम्हें तुम्हारे बाबा के तनाजुर में देखते हैं, मगर मैं आपका बेटा भी तो हूँ। भाई के बहुत एहसानात है तुम्हारी माँ पर। उन्होंने निगाह चुराई। मैं उनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकती। उन्होंने इब्रार भाई को हाँ कह दिया। आप इन एहसानात के बदले बेटे को कुर्बान करना चाहती हैं। दूसरी बार उसका लहजा बेयकीन था। ऐसा नहीं है मीरू। ऐसा ही है मम्मा। मुझसे गलती हो गई है मीरू। निगाहें चुराते कपकपाते हाथों को जकड़ते दिल खौफ से बंद होने को था। तामीर को तशवीश हुई। कैसी गलती मम्मा। वो मैंने तुम्हारे बेटे का खून छलकाता चेहरा देखते उसकी हिम्मत न हुई कुछ कहने की। क्या मम्मा। तो तुम्हारे फ़ोन में किसी मारूफ का नाम देखा था। तामीर ने बुरी तरह लब कुचले। फिर तुम मुझे जैसे समया से बर्ताव रखते हो तो वो लब भींचते खामोश हुई। तामीर ने सेल निकाल कर सेव नंबर और नाम उनके सामने किया। प्लीज़ बताइए आपने क्या कहा इस गलत फहमी की बिना पर। उसका चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हुआ था। मैंने तुम्हारे लिए भैया से समया। मम्मा प्लीज़। तामीर हारे अंदाज में उनके हाथ छोड़ते बेड से टेक लगा गया। कमरे में चंद लम्हों के लिए तकलीफ थे। खामोशी छाई रही। फिर तामीर खड़ा हुआ। मेरे अल्लाह। वो कराह कर रह गया। फ़ोन पर गिरफ्त सख्त किए उसने खून छलकाते चेहरे से माँ का झुका सर देखा। अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ नहीं ला सकते तो प्लीज़ मसाहिब भी मत लाया करें आप लोग। अंदाज़ इस कदर शिकस्त खोरदा था कि बस रो देने की कसर रह गई। वो झटके से पलटते बाहर आया तो फैज़ मामू को देखते एक पल के लिए ठिठका, फिर तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया। दामिर पिछले हफ्ते से फैज़ मामू की तरफ नहीं गया था, जबकि अहमद की तरफ जाने का सोच कर ही वो खौफज़दा हो जाता था। मम्मा उसके लिए समया को कैसे सोच सकती थी। मामू ने उसे कॉल की थी लेकिन वो माजरत कर चुका था। मसरूफियत का बहाना बनाकर माहिदा ने अहमद से माजरत कर ली थी। उन्हें तो कोई गिला शिकवा ना था, मगर नानो उसके इनकार पर बहुत गुस्से में थे। उसकी जुर्रत कैसे हुई थी इनकार की। उस रोज़ इतवार था जब उन्होंने सबको बुलाया था। दामिर को भी फैज़ के यहाँ आने के लिए कहा था और 20 मिनट बाद वो वहाँ हाजिर था। अहमद निमरा के अलावा बाकी सभी टीवी लाउंज में मौजूद थे। वहीं रुक जाओ, आगे मत आना। तमीर से कबल के आदतन नानों की तरफ बढ़ता उनके दुरुस्त लहजे पर उसके कदम लाउंज के बीचों बीच रुक गए। दोनों मामू भाइयों ने उसका फीका पड़ता चेहरा तासुब से देखा। ग्रे ट्राउज़र ऑफ वाइट शर्ट में मलबूस दामिर हसनैन उन्हें काबिल रहम लगा, जबकि मायदा की आंखें नम हुई। उनकी एक गलती की सज़ा उनका बेटा 11 बरस से झेल रहा था। हाथ पुश्त पर बांधते उसने सिर्फ नानों का चेहरा फोकस किया। क्या तुम जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। दामिर ने सर हिलाया। अम्मा इसे बैठने तो दे। अहमद ने माँ को देखा जिनका चेहरा सुर्ख था। तुम चुप रहो अहमद, ये हमारा आपस का मामला है। बेटे को झिड़कते रुख उसकी जानिब मोड़ा, जो मुजरमाना अंदाज में हाथ पुश्त पर बांधे खड़ा था। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा इनकार हम तक पहुँचा दिया, सिर्फ इसकी एक कमी की वजह से। उसमें तो कोई कमी नहीं। कमी तो नहीं मुझ में है नानो, या शायद सारे जहाँ की कमियाँ मुझ में ही हैं। वो खुद अजियती का शिकार था। फैज़ साहब ने मुठियाँ भींचते माँ का चेहरा देखा। वो खूब समझ रहे थे माँ के अंदाज। वो उसका गुस्सा दामिर पर निकाल रही थी। उसने नानों के बाद माँ का चेहरा देखा, जो जब से खून छलका रहा था। सिसकियाँ दबाने के लिए मुँह पर सख्ती से हाथ जमा रखा था। दामिर ने निगाह अपने पाँव पर जमाई। इनकार की माकूल वजह बताओ। मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता। झुके सर से जवाब आया। बहुत अच्छे, यानी तुम खुद को पहचानते हो। उनका लहजा लड़खड़ाया। अम्मा। मायदा का जब जवाब दे गया तो माँ को टोका। आप मेरे बेटे के साथ ज्यादती कर रही हैं। बहुत जल्द ख्याल नहीं आ गया बीबी। सुरैया का अंदाज इस्तज़ाइया था। मायदा ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर दामिर बोल पड़ा। मम्मा प्लीज़ नानों को कहने दे। एक फालतू वजूद की यही हैसियत है। ऐसा मत कहो मीरू, क्यों माँ का कलेजा चीर रहे हो। आंसू रगड़ते उसका चेहरा हाथों के प्याले में समेटा, जबकि अहमद भी भांजे के पास आए। तामीर तुम मेरे बेटे हो, जान हो मामू की। उन्होंने उसकी पेशानी चूमी। नानू ने चश्मा साफ करने के बहाने आंसू पूछे।
मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, खुद को यूँ बेमोल मत करो। तामीर की निगाह फैज़ रसूल की जानिब उठी, जो लब भिंचे उसका चेहरा देख रहे थे। मेरी वजह से आप लोगों की जो दिल आज़ारी हुई है, इसके लिए मैं आप सबसे माजरत ख्वाह हूँ। वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें नम थी। तामीर सर झुकाए पलटा। मीरू, इससे कबल के तामीर दहलीज अबूर करता माँ की पुकार पर रुक कर पलटा। भाई और बेटे का हाथ थामते फैज़ को पुकारा। आपके बहुत एहसानात हैं मुझ पर, जिनका मैं बदला नहीं चुका सकती, मगर आज जो कुछ इस घर में मेरे बेटे के साथ हो रहा है, इसके बाद मेरा यहाँ रहना माँ लफ्ज़ की तौहीन होगी। मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। लहजा तल्ख था। अच्छी बात है। फैज़ उठकर उनके करीब आए। तुमने अच्छा फ़ैसला किया, और अब देखना यह है कि उन्होंने दामिर के शाने पर हाथ रखा। तुम्हारा बेटा इस काबिल है कि वो माँ की जिम्मेदारी निभा सकता है या नहीं? इन बाजुओं में इतना दम तो ज़रूर है मामू जी कि ये माँ की जिम्मेदारी उठा सके। उसने मामू के हाथ पर हाथ रखा। बिलफर्ज नाकाम हो भी गया तो आपका एहसान फिर भी नहीं लूँगा। माँ को बाजू के हसार में लिए वो लाउंज से निकले तो एराज और इत्तबा के सते हुए नम चेहरे देखने एक पल के लिए कदम रुके। मायदा ने मोहब्बत से इत्तबा की पेशानी चूमी, जबकि दामीर ने इस मंजर से निगाहें चुराते कदम बढ़ा दिए। मोमना, अहमद, निमरा भी उनके पीछे पोर्च तक आए। आप कहाँ रहना चाहेंगी? उसने माँ से पूछा। जहाँ मेरा बेटा रहेगा। वो नम आंखों से मुस्कुराई। मुझे यकीन है हमारा मीरू अपनी जिम्मेदारियाँ खुश उसलूबी से निभाएगा। मोमना ने उसका चेहरा छूते कहा। इस एतमाद के लिए शुक्रिया ममानी जान। अहमद मुस्कुरा दिए, जबकि निमरा ममानी ने उसका शाना थपका। एराज भागता हुआ उसके पास आया, दामीर को गले लगाया। पीछे छोटे छोटे कदम उठाते इत्तबा भी थी। सॉरी ब्रो, बाबा और दादों ने ज़्यादती की आपके साथ। एराज को हकीकतन दुख हुआ था और ऐसा ही हाल इत्तबा का भी था। दामीर नरमी से मुस्कुराया। इट्स ओके यार। उसने एराज का शाना थपका। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारी इतनी इंसल्ट हुई और तुम इसमें अच्छाई तलाश कर रहे हो? इत्तबा ने बेयकीनी से उसे देखा। दामीर हंस दिया। अगर ऐसा ना होता तो मम्मा मेरे साथ जाती क्या? ये भी ठीक है, मगर जाना कहाँ है भाई? अहमद मामू ने नरमी से पूछा। बाप के घर जाओगे? नहीं। वो संजीदा हुआ। फ्लैट पर, क्योंकि मम्मा की जिम्मेदारी मेरी है। बेस्ट ऑफ लक। एराज ने उसे विश किया तो वो सर हिलाते माँ के लिए दरवाज़ा खोलने झुका, जबकि दूसरी जानिब फैज़ ने मुस्कुराहट छुपाई माँ के करीब बैठते उन्हें अपने मजबूत आसार में भींच लिया। सुरैया ने खुद को छुड़ाना चाहा, मगर गिरफ्त मजबूत थी। छोड़ो मुझे फैज़। नम लहजे में उन्हें डपटा तो वो खुलकर हंस दिए। छोड़िए भी, ये बचकाना अंदाज, मोहब्बत से कहते उनका सर चूमा। दफ़ा हो जाओ फैज़, कौन सा बचकाना अंदाज देख लिया तुमने? मेरा गुस्सा मेरे ऊपर उतार कर यूँ आंसू बहा रही हैं। इससे अच्छा था मुझे 2 जूते लगा देती। वैसे ये आंसू, फैज़ ने पूरों से नम आंखें पूछी, नवासे के लिए है या बेटी की रुखसती पर? अपनी बात से महजूज होते खुद ही कहका लगाकर हंसे तो माँ ने झुंझलाकर उनके गाल पर चपत लगाई। साहिबजादे कहाँ हैं आप? दामीर और मायदा को फ्लैट में शिफ्ट हुए दूसरा रोज़ था, जब दोपहर के खाने के वक्त समीन के दामीर की बाबत पूछने पर मुस्कुराते हुए हसनैन ने दामीर का नंबर प्रेस किया था। चेहरा जगमगा रहा था। वो मायदा की दामीर के साथ मौजूदगी से आगाह थे। अलियान ने हाथ रोकर बाबा का रोशन चेहरा देखा। कॉल अटेंड होते ही हसनैन ने स्पीकर ऑन करते सेल मेज़ पर रखते खनकारते हुए दामीर से पूछा, फ्लैट में हूँ? संजीदा आवाज़ उभरी। अकेले? अंदाज बहुत मासूमाना था, गोया वो तो जानते ही नहीं बेटा क्या करता फिर रहा है। नहीं, दामीर ने यक लफ्ज़ी जवाब देते माँ का चेहरा देखा जो उसे ही देख रही थी। स्पीकर ऑन करो यार। हसनैन ने दोस्ताना अंदाज अपनाया। दामीर ने नासमझी में सेल देखते उनकी हदायत पर अमल किया। बरसों बाद फ़ोन से उभरती आवाज़ सुनकर मायदा हसनैन का दिल शिद्दत से धड़का। तो अब मैं बताऊं अपने बेटे को वो किसके साथ है? हसनैन का अंदाज शरारती था। समीन, मायदा और अलियान कितने बरसों बाद उनको इस तरह से देख रहे थे। किसके साथ हूँ? दामीर इत्मीनान से कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर बैठा। माँ को रुखसत करवा लाए हो अपने अकड़ू खड़ूस मामू के जंगल से? वो हंसे। अलियान ने हैरत से, जबकि मायदा और समीन ने बेयकीनी से उनका ये अंदाज हजम किया था। दामीर एकदम संजीदा हुआ। आप मामू के लिए ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकते बाबा, और तुम अपने बाप के सामने अपने जलाद मामू की तरफदारी नहीं कर सकते। अंदाज मुतनबा करता हुआ था। ब्रो, बड़ी मम्मा आपके साथ हैं क्या वाकई? अलियान का पुरजोश लहजा दामीर और मायदा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। मेरी बात करवाइए ना। हेलो मम्मा, आप मुझे सुन सकती हैं? मायदा ने सर को नफ़ी में जुम्बिश दी। मम्मा तुमसे बात नहीं करना चाहती। माँ का इशारा समझते दामीर ने इत्मीनान से कहा, अना परस्तों का ख़ानदान है बेटे। तभी हसनैन की खफगी भरी आवाज़ उभरी। मुखातिब अलियान था। अना में मिट जाते हैं मगर यार नहीं मनाते। अगले ही पल खफगी से कॉल ड्रॉप कर दी। तभी ने बेसाख्ता माँ का धुआं धुआं चेहरा देखा। वो ऐसा कहने में हक बजानिब है।
उनका लहजा शिकस्त खोरदा था। तबीयत ठीक है आपकी दादू? अतबा ने उन्हें खामोशी से लेटे देखकर नरमी से उनकी पेशानी छुई। ठीक हूँ बच्चे, उदास है बहुत ज़्यादा, उन्होंने संजीदगी से कहा। वैसे दादू आपने बहुत ज़्यादती किया मीरू के साथ। अतबा उनके पहलू में बैठी। जानती हूँ, अफसुर्दगी से कहते। अतबा का चेहरा देखा, सुर्ख और नारंगी शर्ट और ट्राउज़र में वो सादा सी लड़की उनके नवासे के लिए क्या अहमियत रखती थी, शायद उसे अंदाज़ा ही नहीं था, जिसकी खातिर वो खुद को बेमोल कर गया था। क्या देख रही हैं? दादू ने सर को नफ़ी में जुम्बिश देते करीब पड़ा मोबाइल उसकी जानिब बढ़ाया। मीरू को कॉल करो, आप बात करना चाहती हैं? मुस्कुराते हुए सेल थामा। मैं नहीं, तुम करना, मुझे सिर्फ उसकी आवाज़ सुननी है। वो ठीक तो है ना? उनका लहजा भरा गया। अतबा ने सर हिलाया और नंबर मिलाते स्पीकर ऑन कर दिया। ब्रो, उसी रोज़ शाम में अलियान फ्लैट का दरवाज़ा धड़ से खोलते हुए आल्हाना अंदाज में मीरू की जानिब लपका। दामिर बामुश्किल लड़खड़ा कर संभला, फिर उसे घूरा जो उसे झंझोड़ चुका था। मम्मा कहाँ है? उसने मतलाशी निगाहें इर्द गिर्द दौड़ाई। पड़ोस में गई हैं, इसीलिए तो दरवाज़ा खुला था, वो उसे कमरे में ले आया। ओह, उसका जोश मानित पड़ा। मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी आ जाएंगी, दामिर ने संजीदगी से कहा। अलियान ने बगौर उसका चेहरा देखा। खैरियत, काफ़ी उदास लग रहे हैं। उसके सामने रेलिंग से टेक लगाते, बाजू सीने पर लपेटते अंदाज खोजता हुआ था। दामिर ने हथेलियाँ रेलिंग पर जमाते दूर गहरे नीले आसमान को देखा, जहाँ कहीं कहीं सफ़ेद बदलियाँ तैरती फिर रही थी। अलियान ने उसकी निगाहों का ताक़ुब किया। बताइए क्या हुआ? अगर ख्वाब मर जाएं तो इंसान क्या करे आली? अलियान ने बेसाख्ता उसका उदास चेहरा देखा। ख्वाब कभी नहीं मरते। मरते नहीं, लेकिन बिखर तो जाते हैं। दामिर हसनैन की आवाज़ में नमी घुली। कोई मर्द किसी ख़ास औरत के लिए रोए, ये उसकी खुशकिस्मती होती है। अलियान ने भाई के शाने पर हाथ रखे। यकीनन वो बहुत अहम है, जिनके जिक्र पर मेरे भाई की आंखें नम हुई हैं। लेकिन इससे कबल के वो मज़ीद कुछ कहता, कमरे में मौजूद उसकी सेल की मौजूदगी मखसूस रिंग ट्यून पर दामिर हसनैन बाजलत कमरे में गया, जहाँ मारूफ कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसके पीछे आते अलियान ने नाम देखा, जबकि दामिर सिर्फ स्क्रीन पर निगाहें जमाए हुए था। अटेंड कर ले। अलियान उसका शाना थपकते बाहर जाने के लिए मुड़ा, मगर दामिर ने उसका हाथ थाम कर रोक लिया। अलियान ने सवालिया निगाहों से उसका सता नम चेहरा देखा। दामिर ने उसे अपने करीब सोफे पर बैठने का इशारा किया। नानो की कॉल है। कॉल काट कर खुद नंबर मिलाते उसने अलियान को देखा। अस्सलामुअलैकुम जी नानो। वालेकुम अस्सलाम। दादो नहीं, मैं हूँ। गैर मुतवक्को आवाज़ सुनते दोनों भाइयों ने एक दूसरे की जानिब देखा। बा, कैसी हैं आप? चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने पूछा। बस ठीक हूँ, तुम कैसे हो? नरम दिल छूता लहजा दामिर का दिल कुरलाया। ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? उसने कसदन लहजा बशाश अपनाया। लग तो नहीं रहा। अफसुर्दा से लहजे पर दामिर ने सख्ती से आंखें बंद करते सोफे की बैग से टेक लगाई। अलियान ने मुट्ठी लबों पर जमाते भाई का बिखरा अंदाज देखा। सुरैया और अलियान उनके मबैन होती गुफ्तगू स्पीकर ऑन होने के बायस सुन रहे थे। वाह, मेरी दुआएं कभी कबूल नहीं होती। उंगली और अंगूठे की मदद से जलती आंखें दबाई। दुआएं कभी रद्द नहीं होती मीरू। अलियान ने उसका हाथ हटाते अपने हाथ की पूरों से उसकी जलती आंखों पर मरहम रखा। मगर मेरी दुआएं रद्द हो रही हैं, वो मचला। मेरी दुआओं में असर नहीं है। मुझे जो भी चाहिए होता है वो मुझसे दूर हो जाता है। क्या मैं इतना गुनहगार हूँ? बताइए ना बा, क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? तुम कहते हो दुआएं असर नहीं रखती। अतबा का लहजा नरम था। मैं तुम्हें बताऊं दुआएं कब असर करती हैं? कब? उसने अलियान का हाथ अपने दिल पर रखा, जहाँ इस कदर शोर बरपा था कि एक पल के लिए अलियान घबरा सा गया था। जब इन पर सब्र की मोहर लगा दी जाए। तामीर झटके से आंखें खोलते सीधा हुआ, जबकि अलियान ने हैरत से सेल स्क्रीन यूँ देखी गोया वहाँ अतबा का चेहरा नजर आ रहा। और सब्र ये नहीं कि तुम मांगना छोड़ दो, बल्कि सब्र तो ये है कि लोगों के सामने रोना छोड़ दो। टूटे दिलों को जोड़ने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। उसे आजिज़ और राज़ी बर रज़ा रहने वाले बहुत पसंद है। दुआओं को सब्र की चादर से ढांप कर देखो, वो कैसे साहिबान बनती है। दामिर उसे सुनते पुरसुकून होकर पलके मूंद गया। दुआएं कबूल होती हैं? अंदाज सरगोशियाना था। ज़रूर होती हैं। अतबा का पुरसुकून लहजा अलियान को रश्क में मुब्तला कर गया। अगर जैसा तुम चाह रहे हो वैसा नहीं तो किसी दूसरे तरीके से तुम्हें वो कुछ मिलेगा ज़रूर जो तुम मांग रहे हो। नहीं। तामीर झटके से खड़ा हुआ। मुझे सिर्फ वही चाहिए जो मैं मांग रहा हूँ। हर धर्म लहजा। तुम जिद लगा रहे हो, इतबा ने बेयकीनी से कहा। आप जो भी समझिए, मुझे सिर्फ जिसकी चाहत है वही चाहिए, वरना उसका मुतबादिल भी नहीं लूँगा मैं। ऐसा भी क्या मांग लिया है तुमने? मुतजस्सिस अंदाज पर अलियान मुस्कुरा दिया। ज़िंदगी मांगी है इतबा। दुआ करे मेरी सांसें चलती रहें। क्या मैं बाद में कॉल कर सकता हूँ? हाँ ज़रूर।
उत्पा ने कॉल ड्रॉप करते दादो का चेहरा देखा जहाँ हज़न व मलाल था। मीरू, दरवाजे पर देखो। मुसलसल बजती बेल पर आटा गूंथते मायदा ने आवाज़ दी, मगर शायद वो वॉशरूम में था। आखिर हाथ धोकर उठी, खुद दरवाजे पर जाना पड़ा और दरवाज़ा खोलते 11 बरस बाद उनकी निगाहों के सामने वो चेहरा था जिससे इश्क था मायदा हसनैन को। हसनैन, समीन और अलियान तीनों मायदा का चेहरा देख रहे थे जहाँ बेयकीनी फैली थी। बड़ी मम्मा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अलियान को ही इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश करना पड़ी तो वो चौंक कर साइड पर हुई। कौन है मम्मा? तौलिए से बाल रगड़ते दामिर के अल्फाज समीन और हसनैन को देखते मुही में रह गए। आप लोग यहाँ क्यों मीरू? हमारे यहाँ आने पर पाबंदी है। अलियान चहका। मैं तुमसे नहीं मम्मा, बाबा से पूछ रहा हूँ। दामिर ने गीला तौलिया उसके मुंह पर फेंका। खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, उसने अदाब मेज़बानी निभाते समीन से कहा, जबकि हसनैन तो यकटिक मायदा का झुका सर देख रहे थे। बाबा बैठ जाइए। अलियान ने शरारतन बाआवाज़ बुलंद उनकी महवियत तोड़ना चाही। तुम निकलो यहाँ से। दामिर ने उसने मसनूही अंदाज में डपटा। किचन में जाओ, पानी लेकर आओ। और आप लोग, वो तीन कन्फ्यूज लोगों की जानिब मतवज्जे हुआ, बैठकर एक दूसरे को घूर लीजिए। मसनूई संजीदगी खुद पर तारीख करते अलियान के गले में बाजू हमार करते उसे किचन की तरफ लेकर गया। जबकि किचन में दाखिल होते वो दोनों जब्त कहका लगाकर हंसती है। किस कदर मज़े की सिचुएशन है यार। अलियान हंसा। दो माएँ और इकलौते वालिद साहब की सुलह हम लोग करवाने वाले हैं। तो सही करो, हम या वो खुद। मेरी तरफ से साफ इनकार है। तमीर ने हाथ उठाए। मुझसे जज्बाती मनाजिर नहीं देखे जाते और हाँ, मुझे शर्म आती है। तमीर ने मसनूही शर्माने की अदाकारी करते उसके शाने में चेहरा छुपाया। है? अलियान ने हैरत से भाई को देखा। शर्म कैसी यार, 2 लोगों में सुलह करवाना तो सवाब का काम है। जाओ यार। तमीर ने उसे चपत लगाई। गधे हो तुम बिल्कुल। तभी बाबा के दुरुस्त लहजे पर दोनों मतवज्जे हुए। आखिर तुम्हारा भाई खुद को समझता क्या है? मायदा के झुके सर को देखते हसनैन का लहजा जा रहा ना हुआ। उनमें कौन सा भूत आ गया है, वो भी जलाली? अलियान ने किचन की दहलीज पर रुकते हैरत से पूछा। शर्म करो, वो बाबा है। तमीर ने उसे डपटा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ मायदा। हसनैन भड़के। मैं क्या कह सकती हूँ? याद रखना मायदा हसनैन, मैं खुद के साथ हुई ज्यादती तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर अपने बेटे के साथ की गई ज्यादती का पूरा हिसाब लूँगा तुम्हारे भाई से। आप आराम से भी तो बात कर सकते हैं। समीर ने मलतजी लहजे में दरख्वास्त की। मायदा की पतली हालत पर अफसोस हुआ। जब तक फैज़ रसूल नामी बला मेरी ज़िंदगी में है, मैं कैसे पुरसुकून रहकर आराम से बात कर सकता हूँ? अब आप ज़्यादती कर रहे हैं। मायदा मुनमनाई, मगर हसनैन की घूरी पर लब भींच लिए। अलियान और दामिर मुस्कुरा दिए। क्या रोब है भाई? अलियान ने कूनी दामिर के शाने पर टिकाए। मैं भी मुस्तकबिल में ऐसा ही हमसफ़र साबित होने वाला हूँ। तो फिर भूल जाना कि मैं समिया को तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल होने दूंगा। तमीर ने उस पर धमाका किया। मीरू, अलियान उसके रूबरू हुआ। आपको मालूम है मेरी ख्वाहिश? चेहरा ट्यूबलाइट की मानी जगमग कर रहा था। मैं भाई हूँ तुम्हारा, वो भी 2 बरस बड़ा। तमीर ने उसका शाना थपका। लव यू यार, लव यू यारा। अलियान ने गर्मजोशी से उसके गले लगते गाल चूम लिया। दूर हटो खबीस। दामिर ने झुंझलाकर गाल रगड़ते उसे खुद से दूर झटका, लेकिन वो बुरा माने बिना मम्मा बाबा की जानिब लपका। सामान पैक करो, हम जा रहे हैं। हसनैन के अंदाज पर जहाँ अलियान के कदम रुके, वहीं मायदा के ने भी सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। कहाँ जाना है? शायद तुम भूल रही हो। चंद कदमों का फासला तय करते मायदा के रूबरू हुए। बगैर उनका चेहरा देखा जहाँ गुजरे बरसों की दास्तान रकम थी। अगर तकलीफ़ हसनैन अहमद ने झेली थी तो खुश मायदा हसनैन भी नहीं थी। तुम अब भी मेरी बीवी हो, और बीवी शौहर के घर रहती है, ना कि बेटे के घर। उन्होंने दामिर को हाथ के इशारे से पास बुलाया। मैं तुम्हारा ममनून हूँ। दामिर का चेहरा छूते वो संजीदा हुए। तुम मेरी बीवी को उसके जलाद भाई की कैद से आज़ाद करवा कर लाए। मायदा ने शिकायती, जबकि बाकी सब ने मुस्कुराते हुए उनका अंदाज देखा। खैर, तुम्हारे मामू की तरफ बहुत से हिसाब निकलते हैं। उम्मीद है बहुत जल्द हिसाब बराबर कर दूंगा। हसनैन अहमद और फैज़ रसूल एक ही इदारे के फारिगुल तहसील थे, जिनकी आपस में शुरू से ही अनबन रही थी। ऐसे में हसनैन और मायदा की मुलाकात हसनैन के कज़न की शादी में हुई थी। हसनैन के कज़न की बीवी फैज़ की ताज़ाद कज़न थी। हसनैन का ताल्लुक़ ज़मींदार घराने से था और उनका रिश्ता बचपन से ही मामू के यहाँ तय था। समीन पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी, मगर हसनैन की निगाहों का मरकज़ मायदा ठहरी थी। वो पहली निगाह में उसका हसीर हुआ था, और ऐसा ही कुछ हाल मायदा का भी था। 2 भाइयों की इकलौती लाडली बहन, जिसके मुंह से निकली हर ख्वाहिश पूरी करना वो खुद पर फ़र्ज समझते थे। निसार रसूल फैज़ के माँ बाबा और सुरैया अहमद की जान
बेटी में बसती थी। हसनैन ने जब घर में मायदा से शादी की बात की तो हवेली में एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ था, मगर वो धुन के पक्के थे। अगर मायदा उनकी ज़िंदगी में शामिल ना हुई तो वो समीन को भी कबूल नहीं करेंगे और उसके वालिदैन को मजबूरन राज़ी होना पड़ा, जबकि निसार और सुरैया को मनाने में उन्हें तकरीबन 2 बरस लगे थे, क्योंकि फैज़ इस रिश्ते के शदीद मुखालिफ थे। और हसनैन की अनथक कोशिशों के बाद फैज़ की मुखालफत के बावजूद रिश्ते के लिए मान गया। फैज़ एक तरफ मायदा के दिल में हसनैन को पाने की खुशी थी, वही जानिसार करने वाले भाई की नाराज़गी की वजह से दिल पर भी बोझ था। माँ बाप की दुआओं तले वो रुखसत हो गई। अलबत्ता अहमद खुश थे। हसनैन मायदा को शहर वाले घर रुखसत करवा कर लाए थे। शर्त के मुताबिक समीन ने निकाह उनकी शादी के 3 माह बाद हुआ था। समीन हसनैन और मायदा की शादी से वाकिफ़ थी, लेकिन मायदा को उनके निकाह की खबर नहीं थी। अलियान दामीर से 1.5 बरस छोटा था। फैज़ दामीर की पैदाइश के बाद मायदा और हसनैन की शादी को कबूल करके फैज़ ने मायदा को मज़ीद अपना गर्विदा बना लिया था, जिन्होंने उसके दिल से बोझ उतार दिया था। दामीर ननियाल में हाथों हाथ लिया जाता था। इत्बा से 1 बरस छोटी थी। वो वीकेंड हमेशा नानों की तरफ गुजारता था। इत्बा और दामीर की दोस्ती मिसाली थी। वो हमेशा साथ रहना पसंद करते थे। नाना की वफ़ात के बाद मायदा और दामीर 40वें तक फैज़ के यहाँ रहे थे। इत्बा नानों के बाएं जानिब जबकि दामीर उनके दाएं जानिब नानों के पेट पर रखे इत्बा के हाथ पर हाथ रखकर सोता था। बचपन में इत्बा को टीचर बनने का बहुत शौक था, इसीलिए वो हर इतवार सम्या, सोहा, एराज और दामीर की टीचर बनती थी। दादों का चश्मा लगाने, उनका सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ते, छोटे छोटे हाथों में स्केल घुमाते वो दामीर हसनैन को बहुत प्यारी लगती थी। जब वो दामीर को मीरू पुकारती तो वो बहुत मुअद्दिब होकर जी टीचर कहता था। वो उसे तुम जबकि दामीर उसे आप कह कर पुकारता था और ये आदत इस कदर पुख्ता हो चुकी थी कि वो आम रूटीन में भी उसे आप पुकारने लगा था। दामीर 10 बरस का था जब मायदा पर हसनैन के निकाह और बेटे का इंकशाफ हुआ था। वो मोहब्बत के मामले में इस हद तक पॉजेसिव था कि हसनैन का नाम तक किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कजा के दूसरी बीवी और शादी के 11 बरस बाद उनके बीच पहली लड़ाई हुई थी। आपने मुझे चीट किया हसनैन। मेरी बात सुनो मायदा, मुझे कुछ नहीं सुनना। जवाब दे, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? हसनैन का गिरेबान मुट्ठियों में जकड़ते वो चिल्लाई, इसीलिए छुपाया था तुमसे, क्योंकि जानता था तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी। हसनैन ने उनके हाथ हटाए। जहाँ तक बात है दूसरी शादी की, तो बाबा इसी शर्त पर माने थे तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरी मंगनी मामूजात कज़न से बचपन में ही तय हो गई थी। हमारे यहाँ मंगेतर छोड़ना बहुत ज़िल्लत अमेज़ समझा जाता है। आप उसे तलाक दें अभी के अभी। ये मुमकिन नहीं। हसनैन का अंदाज़ तो टोक था। तो फिर मुझे छोड़ दे। हसनैन ने मायदा के लिए बेलचक अंदाज़ को बेयकीनी से देखा। क्योंकि मुझे बटा हुआ शौहर नहीं चाहिए। आपकी खातिर मैंने बाप जैसे भाई का दिल दुखाया और मुझे इसका सिला सौतन के रूप में मिल रहा है। यही तो अलमिया है मायदा। हसनैन ने उन्हें झुंझोड़ा। इन 10 सालों में तुम्हें दिल से मुस्कुराते नहीं देखा। तुम हर वक्त भाई के सोग में रहती हो और यही फ़र्क है तुम में और समीन में कि वो तुम्हारे मुतल्लिक पहले दिन से जानती है, लेकिन एक लफ्ज़ भी कभी नहीं बोला। ठीक है, मैं बुरी हूँ, मुझे छोड़ दे और शौक से ज़िंदगी गुजारे अपनी चहेती बीवी के साथ। मैं चली जाऊँगी अपने भाई के पास अपने बेटे को लेकर। ना तुम कहीं जाओगी और ना ही दामीर। उंगली उठाकर मुतनबा किया, लेकिन मायदा ज़िद की पक्की थी। अगले रोज़ जब हसनैन ऑफिस गए हुए थे वो दामीर को लेकर फैज़ भाई के यहाँ चली गई। हसनैन को उस पर शदीद गुस्सा आया। दिल चाहा कभी पलट कर भी ना देखे, मगर बेटे से दूरी सुहाने रूह थी। दामीर को मायदा और हसनैन के दरमियान सोने की आदत थी। वो उल्टा एक बाजू और टांग हसनैन पर जबकि दूसरा बाजू मायदा पर फैलाकर सोता था। मम्मा घर कब जाएंगे? उस रोज़ दामीर ने उनका हाथ थामते कहा। वो बाबा को मिस कर रहा था। उनसे मिले 3 रोज़ हो चुके थे। अब हम यहाँ रहेंगे मामू के पास। उसके बाल संवारते मोहब्बत से कहा, आप इंजॉय करते हैं ना नानू और मामू के साथ? यस मम्मा, वो चहका। और इत्बा भी? ओ यस, इत्बा भी। जब हम घर जाएंगे तब इत्बा को भी साथ लेकर जाएंगे। क्या हो रहा है जवान? फैज़ मामू ने नरमी से उसके सिर की बाल बिखेरे। मामू, हम इत्बा को अपने साथ लेकर जाएंगे। मामू की गोद में बैठते उसने संजीदगी से कहा। तभी मोमना ने हसनैन के आने की इत्तला दी। फैज़ की गोद में बैठा दामीर बाबा को पुकारते बाहर भागा। फैज़ और मायदा भी लॉन में आए, जहाँ हसनैन और दामीर का चेहरा वालहाना चूम रहे थे। मीरू अंदर जाओ। मायदा ने उसे हसनैन की गोद से तकरीबन खींचकर उतारा। हसनैन ने सबसे उसे देखा। मामा, मुझे बाबा के पास रहना है। उसने पाँव पटके। अतबा भी वहाँ आ गई। एक लगाऊंगी, जाओ यहाँ से। फुप्पो, आप मीरू को मत डांटे। अतबा उसकी ढाल बनकर दामीर के सामने खड़ी हुई थी। फैज़ ने दोनों को थामते हसनैन से दूर किया। चलो मीरू, हम घर जा रहे हैं। हसनैन ने हाथ उसकी जानिब बढ़ाया। मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। मायदा ने उसे अपने पीछे छुपाया। ये मेरा भी बेटा है। ये आपका बेटा नहीं, अलियान आपका बेटा है सिर्फ। हसनैन, चले जाओ यहाँ से। फैज़ ने संजीदगी से कहा। मैं अपनी बीवी और बेटे को लेकर जाऊँगा।
जब वो नहीं जाना चाहते तो ज़बरदस्ती करोगे? उनका लहजा दुरुस्त था। मायदा चलना है? नहीं। सुन लिया, वो नहीं जाना चाहती। ठीक है, ये रहे तुम्हारे पास, मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ। आओ मीरू। उन्होंने हाथ बढ़ाया। ये मेरा भांजा है, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। फैज़ रसूल ने दामिर को उनकी पहुंच से दूर किया। मामू, मुझे बाबा के पास जाना है। तभी ने अपने हाथ उनकी ग्रिप से छुड़ाए तो फैज़ का चेहरा सुर्ख हुआ। सांपों की औलाद भी संपोलिए ही होते हैं। ले जाओ इसे, आइंदा मुझे शक्ल ना दिखाइए। गुस्से में भड़कते दामिर का बाजू दबोचते उसे पूरी कुव्वत से हसनैन की जानिब धकेला। वो धड़म से मार्बल के फर्श पर गिरा। मायदा ने तड़प कर आगे बढ़ना चाहा, आंखें नम हुई, जबकि हसनैन ने एक ही जश्न में बिलखते बेटे को खुद में समो लिया। दूर रहो मेरे बेटे से। मायदा का हाथ झटकते हसनैन दाड़े। तुम्हारा भाई तुम्हें मुबारक हो। तभी वो छोटी सी बच्ची की तरफ मतवज्जे हुए जो फैज़ के सीने में मुंह छुपाए। बाबा मीरू मीरू पुकारते सिसकियां भर रही थी। हसनैन एक नज़र उस पर डालकर वहां से चले गए। दाबिर ने इस वाक़या का बहुत असर लिया था। वो बीमार हो गया था। हसनैन ने समीन और अलियान को अपने पास शहर बुला लिया। वक्त गुजरने के साथ दामिर संभलने लगा, मगर वो दिन ब दिन ज़िद्दी और खुदसर होता जा रहा था। अलियान उससे वालहाना मोहब्बत करता था, लेकिन दामिर उससे हर बार झटक देता। इसीलिए हसनैन को मजबूरन दामिर को अमेरिका बहन के यहाँ भेजना पड़ा, जिससे वो मज़ीद सबसे बदजन हो गया, माँ सिवाय नानो और अतबा के, जिसका रोना उसे आज भी रोज़े अव्वल की तरह याद था। दिल के हाथों मजबूर होते वो पढ़ाई अधूरी छोड़कर वतन लौट आया था। मसला क्या है तुम दोनों के साथ? दमी ने झुंझलाकर एराज और अलियान को घूरा, जो उसे ज़बरदस्ती यरगुमाल बनाकर गाड़ी में बिठा चुके थे। चुप रहिए आप। एराज ने उसे घूरा। अहम मिशन पर है हम आज। अलियान ने ज़बरदस्ती उसकी सीट बेल्ट बांधी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। क्या तुम मुझे किसी मिशन इम्पॉसिबल के लिए भेज रहे हो? अलियान को ड्राइविंग सीट संभालते देखकर दामिर ने एक नज़र पीछे बैठे एराज को देखकर पूछा। अब ऐसा भी नहीं। अलियान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जाने पहचाने रास्तों पर गाड़ी को सफ़र करते देखकर दामिर सीधा हुआ। क्या हम अहमद मामू की तरफ जा रहे हैं? हाँ जी, वहीं जा रहे हैं। रोको गाड़ी। मगर क्यों? दोनों ने यक ज़बान हैरत से पूछा। मुझे नहीं जाना वहाँ। उसने सीट बेल्ट खोलते हुए संजीदगी से कहा। वजह? एराज को गुस्सा आया। दादो का बर्थडे आज, वो आपकी वजह से चाचू की तरफ गई हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी आप हमारे यहाँ आए। तमीर ने लब भींचे, जबकि अलियान हैरान हुआ। मगर नानो ऐसा क्यों चाहती कि भाई तुम्हारी तरफ जाए? वो बाबा से गुस्सा है किसी बात पर। गुस्सा मामू पर है तो भाई का उनके गुस्से से क्या ताल्लुक है? वो नासमझी से बोला। ये तुम अपने भाई से ही पूछो। एराज को मजीद गुस्सा आया। अब चलो भी, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हें पहले बताना चाहिए था। अलियान ने उसे घूरा। नानू के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लिया। और हुलिया देखो। उसने जीन्स और हाफ स्लीव टी शर्ट में अपने सरापे के बाद तमीर को देखा, जिसने सफ़ेद और लाइनों वाली फुल स्लीव टी शर्ट पहनी हुई थी। बाल भी हाथों से संवारे थे। चेहरे पर संजीदगी थी, लब भिंचे हुए, निगाहें विंड स्क्रीन पर जमी थी। तुमने तैयार होकर कौन से तीर मार लेने थे? रहना तो वहीं जोकर ही है। एराज ने उसके छोटे बालों को बाद क्लीन शेव चेहरे को देखा। तुम्हारे बैंड्स कहाँ गए? बाल भी कटवा लिया? खैरियत है? इंसान बनने का शौक चढ़ा है तुम्हें? राज अपनी बात इंजॉय करते हुए हंसा। उसकी हंसी में अलियान की मुस्कुराहट भी शामिल थी। दमी ने निगाह दोनों पर डाली तो उनकी हंसी को ब्रेक लगे। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़। लाउंज में आते ही एराज ने चाची, मामा, दादो, समिया, सोहा को देखते सलाम किया, फिर तशक्कुर भरी निगाह चाचू पर डाली। माशाल्लाह, इतनी लेडीज़ के बीच वन जेंटलमैन। अहमद उसके अंदाज पर हंस दिए। फिर उसके साथ दामिर और अलियान को देखकर सब खवातीन भी मतवज्जे हुई। नानो ने दामिर की जानिब देखते हुए नम आंखों से बाजू फैलाए। वो एक सेकंड में उनके बाजुओं में समा गया। अलियान पहली बार उन लोगों के बीच कन्फ्यूज़ हुआ। जवान, तुम कैसे हो? अहमद ने आगे बढ़कर उसके शाने पर हाथ रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। क्या मैं आपको मामू पुकार सकता हूँ? वो झिझका। बिल्कुल, अगर दामिर का मामू हो तो तुम भी उसके भाई हो। वो उसे लिए माँ की जानिब बढ़े। अम्मा, ये अलियान है, दामिर का भाई। अस्सलाम वालेकुम नानो। वो उनके सामने झुका। नानो ने उसके सर पर हाथ फेरकर जवाब दिया। ये मोमना भाभी हैं, फैज़ भाई की मिसिस। ये निमरा है, मेरी ज़ौजा मोहतरमा। वो मुस्कुराए। एराज को तो तुम जानते ही हो। ये समिया, मेरी प्यारी गुड़िया। समिया को हसार में लेते हुए मोहब्बत से बताया। इसमें तो शक नहीं, ये गुड़ियाँ हैं। अलियान ने सर हिलाते इत्फाक किया। हैप्पी बर्थडे नानो। सॉरी, हम कोई गिफ्ट नहीं ला सके। दरअसल एराज ने रास्ते में हमें बताया, लेकिन उधार रहा। अलियान मज़े से कहते मामू के पहलू में बैठा। दमीर जितना खामोश था, अलियान उतना ही चहक रहा था। तभी सोहा चाय लेकर लाउंज में दाखिल। उसके पीछे ट्रे लाती अतबा भी थी। अरे मीरू भाई, आप? सोहा को बेपाया खुशी उसे देखकर। कितने दिनों बाद आए हैं?
तभी ने निगाह उठाते एक नज़र उसे देखा, फिर निगाह अतबा की जानिब उठी। उसके चेहरे पर भी खुशगवार हैरत थी, मगर जो ही निगाह दामिर से मिली, निगाह बेसाख्ता झुक गई। बचपन के बाद जब से वो अमेरिका से आया था, उनकी बामुश्किल 4 बार मुलाकात हुई थी, लेकिन आज पहली बार अतबा को उसके अंदाज से झिझक महसूस हुई। उन्होंने तो आज भी नहीं आना था, मैं और आली ज़बरदस्ती लाए हैं। एराज ने सोहा को देखा, बताया। शुक्रिया बेटे। दादो ने ममनून निगाहों से एराज और अलियान को देखा। तुम लोग मेरे बच्चे को मेरे पास लाए। केक काटने के तकरीबन 15 मिनट बाद फैज़ साहब वहाँ आए थे। दमीर और अलियान की मौजूदगी का उन्होंने नोटिस नहीं लिया था। बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं, मामू तो वाकई बहुत अकड़ू हैं यार। प्लेट में केक लिए अलियान ने दमीर के कानों में सरगोशी की, जिसे फैज़ साहब ने बाखूबी सुना। वो कॉल सुनकर अभी लाउंज में दाखिल हुए थे, जबकि वो दोनों उनकी जानिब पुश्त होने के बाइस उन्हें देख नहीं पाए थे। दमीर ने उसे घूरा। वो अकड़ू नहीं है, बस उनकी नेचर ही ऐसी है, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। फैज़ साहब उसके अंदाज पर मुस्कुरा दिए, जबकि दमीर सेल निकाल कर नानो की जानिब बढ़ गया। मुझे सेल्फी लेनी है। सबको अपनी जानिब मतवज्जे करते हुए उसने फ्रंट कैमरा ऑन किया। सब इधर आ जाए नानो के पास। उसने झुककर सोहा और अतबा की प्लेट से उंगलियों से थोड़ा सा केक लेकर मुंह में डाला। उसके बदले अंदाज आज अतबा को हैरत में डाल रहे थे। मामू आप भी, उसने फैज़ साहब को सोफे पर बैठे देखकर संजीदगी से कहा। मैं नहीं आ रहा, वो रखाई से बोले। आप क्यों मुझे ज़िद दिलाना चाहते हैं? बाजू सीने पर लपेटे वो उनके सामने खड़ा हुआ। फैज़ साहब ने मुश्किल मुस्कुराहट छुपाई। और आप शायद जानते नहीं, अगर मैं ज़िद में आ गया तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे धमका रहे हो? वो मसनूई सा हैरान हुए। आप जो भी समझिए, उसने बेनियाजी से शाने उचकाए। तभी डोरबेल बजी। मैं देखता हूँ अबीद होगा। फैज़ साहब खड़े हुए तो दामी ने उनका रास्ता रोका। अबीद नाम पर चेहरे के अजलात तन गए थे। हटो भाई, रास्ता दो। उससे अपने कद से 2 इंच लंबे भांजे को फ़ख्र से देखते बज़ाहिर लहजा संजीदा ही था। आप बैठिए, मैं रिसीव करता हूँ आपके मेहमान को। सब लोग अपनी मसरूफियात तर्क करके उनकी जानिब मतवज्जो थे। ख़ास तौर पर अतबा उन दोनों के अंदाज़ देखकर उलझी जा रही थी। दमीर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। जारहाना अंदाज में दरवाज़ा खोला तो सामने एक खुश शक्ल नौजवान का चेहरा नजर आया। बुक के लिए उसे देखकर मुस्कुराया, जबकि दमीर ने भस्म करती निगाहों से उसे देखा। मैं अबीद हूँ। उसने हाथ बढ़ाया, जबकि दमीर ने एक नज़र उसके हाथ पर डालकर उसका हाथ थामा। नानो की बर्थडे है तो मैं उन्हें विश करने आया हूँ, उसने बताते हुए दमीर की सख्त गिरफ्त में दबे अपने सुर्ख होते हाथ को देखा। मेरा हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा यार। आप आए, शुक्रिया। तभी ने हाथ छोड़ा। अभी तो उसे देख कर रह गया, हाथ सुन हो रहा था। क्या ये बुक्के नानो के लिए? अभी ने सर हिलाया तो दबी ने हाथ बढ़ाते बुक्के थाम लिया। मैं उन्हें दे दूंगा, अंदर फैमिली है, वरना मैं आपको चाय का ज़रूर पूछता। आप जा सकते हैं। ओके, आप फैज़ अंकल को ज़रूर बता दीजिएगा मेरी आमद का। वो खुश इखलाकी से बोला। न जाने दमीर के गुस्से और ज़ब्त से उसकी कौन सी हिस्स को सुकून मिला था कि बत्तीसी पूरी बाहर थी। खुदा हाफिज़। दमीर ने ठग से दरवाज़ा बंद किया और फूलों को डस्टबिन की नज़र करके वापस आया। कौन था दरवाजे पर? अहमद मामू ने पूछा। गलती से आ गया था कोई, अच्छी तरह समझा दिया है, आइंदा भूल कर भी इधर का रुख ना करे। तुम तो बहुत ख़तरनाक हो यार, अहमद मामू समझते हुए हंस दिए, जबकि फैज़ मामू ने उसका शाना थपका। हसनैन, समीन और मायदा उस वक्त फैज़ रसूल के यहाँ मौजूद थे। सुरैया, अहमद, निमरा, मोमना और उतने लोगों की मौजूदगी के बावजूद वहाँ खामोशी थी। अगर यूं ही चुप रहना था तो यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी? आखिर फैज़ साहब को ही बोलना पड़ा। तुम जो मुंह फुलाए इस्तकबाल करते हो, अगला इंसान जुर्रत भी कैसे कर सकता है बात करने की? हसनैन ने कहा। उनके बीच अपने मखसूस अंदाज में बातचीत का आगाज़ हो चुका था। नानो, अहमद और मोमना ने गहरी सांस ली। अभी फिर वही तंज ताने शुरू होने वाले थे। मायदा ने बेबसी से भाई और शौहर को देखा। जब तुम्हें अंदाज़ा है मेरे रवैये का तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आना पड़ा क्योंकि इस घर में सिर्फ तुम नहीं, बाकी इंसान भी बसते हैं जो मुझे बहुत अजीज़ हैं। मसलन अम्मा, हसनैन ने नरमी से कहते सुरैया का घुटना छुआ। मोमना भाभी और मेरी बेटी। मैं आपका कुछ नहीं लगता? एराज बीच में कूदा। फिलहाल तुम यहाँ से जा सकते हो एराज। बाप की घुरी पर वो लब दबाए बाहर निकल गया। नानू खामोशी से उनके अंदाज मुलाहिजा कर रही थी, लेकिन उनका चेहरा गवाह था। वो जल्दी दामाद और बेटे को सबक सिखाने का इरादा रखती हैं। मेरी बेटी को बुलाओ। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम्हारे 2 बेटे ही हैं, फैज़ साहब ने 2 जवाब दिया। ये फजूल कोई बंद करोगे तुम दोनों या मुझे जूता उतारना होगा? माँ के दुबंग अंदाज पर दोनों चुप हो गए। तुम बोलो हसनैन, कैसे आना हुआ? मैं आज तमाम पुराने गिले शिकवे भुलाकर नए सिरे से रिश्ते बनाने आया हूँ। अम्मा, अतबा को मेरी बेटी बना दे। फैज़ साहब इस बार कुछ नहीं बोले थे। मैं यकीन दिलाता हूँ, बहू नहीं बेटी बनाकर रखूँगा फैज़,
और वो रुख मोड़कर उनकी जानिब मुतवज्जे हुए। मैं जानता हूँ माजी में हमारे बीच बहुत से इख्तलाफात रहे हैं, कौन सही था कौन गलत, मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता। इसे तकदीर का लिखा समझकर कबूल कर चुका हूँ। तुम भी दिल बड़ा करो, जो हुआ उसे भूलकर नए सिरे से दोस्तों की तरह रिश्तों की शुरुआत करते हैं। मगर मैं इब्रार को हाँ कह चुका, इससे मैं खुद बात कर लूँगा, बस तुम हाँ बोलो। हसनैन सब मसलों का हल सोच कर ही आए थे। अम्मा आपकी क्या राय है? मुझे तो दामीर से प्यारा कोई नहीं, मगर इतबा मेरी तुम्हारी बेटी है, तुम्हें जो मुनासिब लगे फैसला करो। अम्मा अब तो नाराज़ी छोड़ दें। फैज़ उठकर माँ से मलतजी लहजे में बोले, कान पकड़ लूँ तब मानेंगी। अम्मा मान जाइए, वरना इस उम्र में ये कान पकड़ते अजीब लगेगा। हसनैन अहमद यक ज़बान बोले तो सुरैया मुस्कुराते हुए सर को इस बात में जुम्बिश देते बेटे की पेशानी चूमी। मेरी तरफ से भी हाँ है, मगर अपने बेटे से कहो कन्विंस करे। मैं क्यों अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दूँ? 10 रोज़ बाद एराज हाउस बरकी कुमकुमों से सजा अलग ही मंजर पेश कर रहा था। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट रक्सा थी। लॉन में बने स्टेज पर 3 लड़के सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस जगमगाते चेहरों के साथ बड़ा जमान थे। फंक्शन में सिर्फ करीबी लोगों को मदऊ किया गया था। दमीर, अलियान और एराज बेचैनी से दुल्हनों के मुंतजिर थे और उनका इंतज़ार सामने से लड़कियों का छोटा सा झुरमुट देखते ख़त्म हुआ। इतबा, सोहा और समिया सुर्ख रंग की मैक्सी में हल्के फुल्के मेकअप और नाजुक सी ज्वेलरी में परियों सा हुस्सा लिए चलती आ रही थी। सबसे पहले दामीर खड़ा हुआ, सफ़ेद कुर्ते में अलवही चमक लिए रोशन चेहरा, निगाहें उस परी पैकर पर जमी थी जिसे ममानी और मम्मा ने उसके पहलू में बिठाया था। बैठ जाओ बेटा। न जाने वो कब तक खड़ा रहता कि निमरा मामी ने शरारतन उसे छेड़ा तो वो झीम गया। कैसी हैं अतबा? सरगोशी में पूछा। अतबा ने लर्जते हाथों को आपस में जकड़ते सर हिलाया। दमीर उसकी हालत से बाखूबी वाकिफ था। वो लड़का जिसे वो बुजुर्गाना अंदाज में ट्रीट करती थी, आज वो हक से उसके पहलू में एक खूबसूरत रिश्ते में जुड़ने वाला था। उसकी घबराहट जायज़ थी। उसने थोड़ा रुख मोड़कर अतबा के घूंघट में छुपे चेहरे को देखा। अंदाज संजीदगी लिए हुए था। आपने सच कहा था, दुआएं कभी रद्द नहीं होती। आप अतबा रसूल, मेरी तहज्जुद में मांगी गई दुआओं का समर है। इस जज़ब से किए गए एतराफ़ पर अतबा की नम निगाहें उसकी जानिब उठी। शायद आप नहीं जानते, बाज़ मामलात में मैं बहुत अनापरस्त और ज़िद्दी हूँ, मगर आप वाहिद हस्ती हैं जिसे मैंने हमेशा खुद से बढ़कर चाहा। मैं एतराफ़ करता हूँ, मैंने आपकी खुद से भी ज़्यादा इज्जत की है। क्या मैं इतनी अहम हूँ आपके लिए? कपकपाता मुतरन्नुम लहजा दमीर हसनैन जी जान से कुर्बान हुआ। मुख्तसर ये कि आप प्यारे हैं, खुलासा ये कि जान से भी ज़्यादा। हेलो दोस्त। तभी दामीर चौंक कर आने वाले की जानिब मुतवज्जो हुआ। अतबा भी सर झुका गई। ऑफ वाइट सूट में अभी चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए बुक के उसकी जानिब बढ़ाए हुए था। वाइट जीन्स और सुर्ख गुलाब। दमीर बेसाख्ता खड़ा हुआ। निकाह मुबारक दोस्त। अबीद खुश दिली से उससे बगल गिर हुआ। शुक्रिया। दमीर नरमी से मुस्कुराया। क्या मुझे आपके फैमिली फंक्शन में शामिल होने की ज़रूरत है? अंदाज शरारत से भरपूर था। दमीर उसकी शरारत से महजूज होते कहका लगाकर हंस दिया, जबकि थोड़ी देर में एराज और सुहा, अलियान और समिया का निकाह भी बखैर आफियत अंजाम पा गया। 10 रोज़ कबल फैज़ मामू के कहने के मुताबिक दमीर उस वक्त उनके ऑफिस में उनके सामने बैठा था। ब्राउन पैंट, सफ़ेद शर्ट, अपने मखसूस संजीदा अंदाज के साथ। फैज़ ने उसके लिए चाय मंगवाते हाथ मेज़ पर जमाए। क्या तुम जानते हो तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है मैंने? जी। उसने संजीदगी से मामू का चेहरा देखा। क्या तुम ये भी जानते हो तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए अतबा का हाथ मांगा है? जी। लब दबाते उंगली मेज़ पर बजाई। मामू ने बगौर उसकी ये हरकत देखी। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? किस बात पर? उसने नासमझी से उन्हें देखा। उसकी बात पक्की हो चुकी है, कहीं दूसरी जगह, और 1 माह कबल उसका एक्सीडेंट हुआ था। टखना फ्रैक्चर है, हो सकता है वो लंगड़ा कर चले। मैं सब कुछ जानता हूँ और मुझे किसी भी बात पर कोई एतराज़ नहीं है। फैज़ मसनूही चौंके। बावजूद इसके कि अतबा तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट करती है, तुम्हें तुम कहकर पुकारती है, इस पर भी एतराज़ नहीं? दमीर नरमी से मुस्कुराया। मुझे इस बात पर भी एतराज़ नहीं है मामू कि वो मुझे तुम कहकर पुकारती है, क्योंकि वो बिल्कुल नानो जैसी हैं और नानो मेरी मारूख। उसने नरमी और मोहब्बत से कहा। शर्म आती है? किस बात पर? वो उनके सवाल पर उलझा। फैज़ का दिल चाहा खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम्हें बाप के सामने कैसे उसकी बेटी के लिए इजहार कर रहे हो? शर्म लिहाज अमेरिका में बेच आए? ओह यस। दबीर बौखलाकर खड़ा हुआ। सॉरी, माजरत
करते उल्टे कदम दरवाजे की जानिब लपका और उसके बाहर निकलते ही फैज़ जो कब से जब्त कर रहे थे कहका लगा उठे। उन्हें भांजे पर पूरा भरोसा था, वो उनकी बेटी को बहुत खुश रखेगा और भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे अहम शर्त होता है। तकरीबन 1 माह कबल जब दामीर माँ के सामने इत्तबा के लिए कह रहा था तब सुरैया और फैज़ दोनों ने उनकी तमाम गुफ्तगू सुनी थी। वो बेटे की तरफ देखती रही। सुरैया शायद वो कुछ बोले मगर फैज़ की चुप ने नानो को रंजीदा कर दिया। उन्हें अपने एहसासात का इजहार करने के लिए दामीर को बीच में लाना पड़ा मगर फैज़ बाखूबी वाकिफ़ थे। माँ सिर्फ फैज़ को जज्बाती ब्लैकमेल करना चाहती है। बावजूद इसके कि वो दामीर के लिए राज़ी थे लेकिन उन्होंने चुप साध ली क्योंकि वो इब्रार को ज़बान दे चुके थे। दूसरी जानिब जब हसनैन ने इब्रार से दरख्वास्त की कि वो अपने बेटे का प्रपोज़ल वापस ले ले तो वो उल्टा उनका ममनून हुआ क्योंकि अबीद अपनी क्लास फेलो में इंटरेस्टेड था और वो खुद ही फैज़ से माजरत करने वाला था क्योंकि उसके बाबा ने बिना उसकी राय पूछे उसका प्रपोज़ल दिया था। नानू की बर्थडे वाले रोज़ उसका इरादा भी ख़ास तौर पर अंकल से माजरत करने का था मगर दमीर ने उसे उन तक पहुंचने ही नहीं दिया था। दमीर के जारहाना अंदाज पर अबीद ने पहले तो हैरत से उसे देखा था मगर फिर उसकी आंखों में लहराते अक्स को पहचानते वो महसूस हुआ, उसे दिली सुकून महसूस हुआ। वो 2 प्यारे दिलों को तोड़ने की वजह नहीं सुन रहा था और दामीर के लिए वो अल्फाज याद करते। फैज़ रसूल आज भी दुल्हन बनी बेटी को देखते सर शारी महसूस कर रहे थे। मुझे तुमसे गारंटी चाहिए, तुम उसे खुश रखोगे। फैज़ को अपनी आवाज़ की गूंज सुनाई दी। तो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, मुझे कन्विंस करो। मैं क्यों तुम्हें अपनी बेटी के लिए मुंतखब करूँ? तब इन्हें बेसाख्ता उनका संजीदा चेहरा देखा। अगर मैं इनकार कर दूँ तो मैं ये नहीं कहता मैं उनके लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन इतना यकीन दिला सकता हूँ कि मैं खुद से बढ़कर उनसे मोहब्बत और इज़्ज़त करूँगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ मामू जी, अगर आपने इनकार कर दिया तो दूसरी बार धोखा देने पर मर जाऊँगा। फैज़ मामू यकटिक उसका चेहरा देख रहे थे। जिस कदर वो खुद प्यारा था उतना ही प्यारा बोलता था। उन्हें बेटी के लिए ऐसा ही हमसफ़र चाहिए था जो उससे बिल्कुल वैसी ही मोहब्बत करे जैसी वो करते थे और दामीर हसनैन उनके म्यार पर पूरा उतरता था। तो ये था आज का खूबसूरत सा नावल, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। फैमिली जॉइंट फैमिली बेस्ड नावल था और उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी और प्यारी थी और यकीनन आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मिस्टर एंड मिसिस बीस्ट के, तो मैं बता दूं वो नावल उसकी 2 एपिसोड मैंने रिकॉर्ड कर दी हैं। बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा है। अभी मैंने अपलोड नहीं की क्योंकि उसका थंबनेल मैं नहीं बना रही, तो जैसे ही थंबनेल मैं बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह उसको अपलोड कर दूंगी। लेकिन अभी मैंने 2 ही एपिसोड रिकॉर्ड किए, तो मुझे है कि आप लोगों को काफ़ी रिकॉर्ड करने के बाद दूँ ताकि उसमें गैप ना आए। और दूसरा, आगे मैं बहुत ज़्यादा कुछ दिनों तक मसरूफ़ रहने वाली हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि कुछ ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर लूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग हो नहीं रही मुझसे। और बाकी आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो यार, और इस मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करो। और बाकी जो चैनल लॉन्ग नावल्स के लिए हैं, फॉरएवर बुक हेवन और क्या नाम है उसका, बुक्स फॉरएवर, इनको भी फॉलो कर लो ताकि अच्छे अच्छे नावल्स आप लोगों को मैं सुनाऊं, लॉन्ग नावल्स। और इसके अलावा मैं अनमोल भी जल्दी इंशाल्लाह शुरू करूंगी। हो सकता है उसका लिंक मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही दूं, क्योंकि के निम्रा के नावल्स पढ़ने की परमिशन कम ही मिल रही है, तो थोड़ा सा एहतियात करेंगे हम लोग। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इसकी नई एपिसोड, नहीं इसकी नई एपिसोड कहाँ से आ गई किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।